discuss more regarding DAX and understanding how we create multiple columns using DAX functions. Okay, so let me open my Power BI. Screen visible है सबको? Online student? हेलो सर। Yes. सर आप जो रिकॉर्डिंग्स डालते हो ना उसमें वॉल्यूम बहुत कम आता है सर। Volume कम है. कुछ हो सकता है कि उसमें जो रिकॉर्डिंग्स आती है ना यूट्यूब पे, हम्म. हाँ उसमें सर वॉल्यूम एकदम ही बहुत ही लो है। ये तो उनका आएगा ना. ठीक है, आज का लेक्चर एक बार देख लो कैसे साउंड है. मिght भी फिर मुझे हेडफोन्स लगा के वो करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ये तो मैं लैपटॉप के सामने ही लैपटॉप का ही माइक यूज कर रहा हूँ. ठीक है. नॉर्मली लेक्चर्स के टाइम पे आपको आवाज ठीक आ रही है ना? हेलो. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ यस सर। ओके. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर DAX फंक्शन. सो नेक्स्ट टाइप आता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस. ठीक है. सो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली अगर मेरे डेटा में मुझे बैक एंड फोर्थ जाना है टाइम में. सो लेट्स से कि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको उसका जो करंट ईयर का सेल है उस सेल को उसको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के सेल के साथ. ठीक है. तो वो कैसे वो कंपेयर कर पाएगा? तो अगर मैं पावर बीआई में जाऊँ तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक चार्ट लिया और इस चार्ट में मैंने शो किया लेट्स से हमारा जो रेवेन्यू का हमारा जो मेजर है रेवेन्यू. इस रेवेन्यू के मेजर को मैंने एक्स एक्सिस पे पुट किया, सॉरी वाई एक्सिस पे. एंड मैंने हमारा जो कैलेंडर डिम है इस कैलेंडर डिम का ईयर जो है वो एक्स एक्सिस पे पुट किया. ठीक है. सो यहाँ पे मुझे अभी ईयर वाइज सेल दिख रहा है कि 2015 का सेल इतना है, 16 का इतना है, 17 का इतना है, राइट? ठीक है. सो अगर मुझे ऐसे कंपेयर करना रहेगा कि अगर मुझे 2015 की मैं बात करूं तो जनवरी 2015 के सेल को कंपेयर करना है जनवरी 2016 के सेल के साथ. ऐसे कंपैरिजन करना है मुझे साइड बाय साइड. या फरवरी 2015 का सेल को कंपेयर करना है फरवरी 2016 के सेल के साथ. तो एनालिसिस करने के लिए मुझे 2015 की जनवरी का सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड 2016 के जनवरी का सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा. दो अलग अलग मेजर्स हैं, उनको कंबाइन करना पड़ेगा. बट ऐसा मैं पर्टिकुलर किसी एक मंथ के लिए नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ कि जो मैं सेलेक्ट करूँ उसके हिसाब से मुझे वो दिखे, क्योंकि अगर मैंने स्टैटिक मेजर बना दिए जो मुझे सिर्फ जनवरी 2015 का सेल दे रहे हैं और जनवरी 2016 का सेल दे रहे हैं, तो वो मेजर बस मुझे वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट? मुझे फरवरी का नहीं दिखेगा, मार्च का नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ जनवरी का दिखेगा. बट मैं एक डायनेमिक मेजर्स क्रिएट करने वाला हूँ जो मुझे क्या करेंगे एज पर माई स्लाइसर सिलेक्शन. स्लाइसर विजुअल में जो मैं सेलेक्ट से मैंने 2015 सेलेक्ट किया तो 2015 के साइड बाय साइड वो 2016 का भी सेल दिखाएगा मुझे विथ कंपैरिजन चार्ट की 15 का इतना है और 16 का उससे थोड़ा ज्यादा है, राइट? तो वैसे काइंड ऑफ कैलकुलेशंस में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज करके कर सकता हूँ. टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को यूज करने के लिए प्रीरिक्विजिट्स होती है कि हमारे पास एक कैलेंडर डिम चाहिए, हमारे पास एक एक्सटर्नल कैलेंडर चाहिए जिसमें कंटिन्यूअस डेट हो. अभी ये कैलेंडर डेट का जो कैलेंडर टेबल हमने फेच करके लिया था ये हमारे पास रेडीमेड कैलेंडर अवेलेबल था, जिसकी अगर मैं डेट्स की वैल्यू कंसिडर करूँ, कैलेंडर डिम को मैंने अगर यहाँ पे सेलेक्ट किया और डेट का कॉलम जो हमारे पास अवेलेबल था एंड बाकी के कॉलम्स हमने बनाए थे, तो इस डेट के कॉलम को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे देखो मुझे दिखता है कि कैलेंडर डिम में 912 रोज टोटल है
जिसमें 912 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मतलब हर एक रो जो है वो यूनिक है, ठीक है, हर एक रो यूनिक है। एंड ये जो डेट की वैल्यूज है ये कॉन्सिक्यूटिव है, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कंटिन्यूअसली है। अगर मैं एक मंथ की बात करूँ, नॉर्मली जब हम घर में भी कैलेंडर यूज करते हैं या नॉर्मली कैलेंडर रेफर करते हैं, तो उसमें कोई मंथ हमने देखा तो उस मंथ में कोई डेट मिस नहीं होती, कंटिन्यूअस डेट जो होती है, राइट। अगर मैं ईयर की बात करूँ तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक डेट्स कंटिन्यू होती है, कोई मिसिंग नहीं होती। लेकिन अगर मैं हमारी ट्रांजैक्शन डेटा की बात करूँ, हमारा जो सेल्स फैक्ट है, उस सेल्स फैक्ट में भी डेट्स के कॉलम है, बट उनमें जो डेट्स की वैल्यू है वो एक तो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि मेरी कंपनी का हॉलीडे संडे के दिन है, तो संडे के दिन मैं कोई ऑर्डर नहीं लेता, तो संडे का डेटा मेरे डेटाबेस में जनरेट नहीं होगा, तो वो डे वहां से मिस हो जाएगा। या एक ही दिन में एक ही ऑर्डर आएगी, जरूरी नहीं है एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर्स आ सकती है, सो मेरी डेट्स जो होगी वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में आएगी। इसीलिए टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल कैलेंडर बनाना पड़ता है यूजिंग डैक्स। आप वो पावर क्यूरी एडिटर से बनाओ या डैक्स फंक्शन यूज करके बनाओ, बट ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपके डेटा सेट के ऊपर आपको कैलेंडर का टेबल एक बनाना होता है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट वन कैलेंडर टेबल। कैलेंडर टेबल बनाने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं, फर्स्ट इज कैलेंडर एटो, सेकंड इज कैलेंडर। ये दो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो लेट्स यूज दोस फंक्शंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आउटपुट दे गिव अस। सो यहाँ पे जैसे हमने न्यू मेजर्स या न्यू कॉलम बनाने के लिए हम पर्टिकुलर ऑप्शंस चूज करते हैं, राइट। वैसे ही टेबल बनाने के लिए भी मुझे ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, लाइक न्यू मेजर, न्यू कॉलम या न्यू टेबल, ठीक है। सो मैं अगेन गो टू दिस मॉडलिंग व्यू। मॉडलिंग व्यू में मेरे पास यहाँ पे देखो न्यू टेबल का ऑप्शन है। इफ आई क्लिक ऑन दिस न्यू टेबल, तो जैसे मेजर बनाने के लिए या कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के लिए हमें एक यहाँ पे फॉर्मूला बार ओपन होता है जहाँ पे हम डैक्स लिखते हैं, वैसे ही एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी जो आपको बोलेगी कि जो फंक्शंस, डैक्स के जो फंक्शंस आपको टेबल जनरेट करके देते हैं वो फंक्शंस आप यहाँ पे टाइप करो, ठीक है। देखो यहाँ पे टेबल इज इक्वल टू आ रहा है, आई कैन गिव स्पेसिफिक नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि कैलेंडर यूजिंग डेक्स, ऐसा मैंने टेबल को नाम दिया। सबसे पहले मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ कैलेंडर। देखो मेरे पास कैलेंडर की दो फंक्शंस है, कैलेंडर एंड कैलेंडर एटो। मैं फर्स्ट फंक्शन यूज करता हूँ कैलेंडर, जो मुझे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट मांग रहा है, मतलब मुझे दो डेट पास करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पास किया कि 31 जनवरी 2015, एंड सेकेंड डेट मैंने पास कर दी कि 31 दिसंबर 2015। तो दो डेट मैंने पास कर दी, तो कैलेंडर जो बनेगा वो 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक कंटिन्यूस बनेगा, एक साल का कैलेंडर बनेगा। अगर मुझे 2 साल का चाहिए तो मैं रिक्वायर्ड डेट्स वहां पे पुट करूंगा कि मेरी कैलेंडर की स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए और कैलेंडर की एंड डेट क्या होनी चाहिए, राइट। बट कैलेंडर की डेट्स पता होने के लिए हमें हमारा जो डेटा सेट्स है उस डेटा सेट्स के अंदर की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। लेट्स से कि मैंने अगर सेल्स टेबल की बात की तो वहां पे जो ऑर्डर डेट का टेबल है, तो उस ऑर्डर डेट की टेबल की मिनिमम डेट मैक्सिमम डेट पता होनी चाहिए हमें। या स्टैक डेट का जो कॉलम है उसके अंदर की मिनिमम और मैक्सिमम डेट पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट जितने भी डेट्स के कॉलम हमारे इस मॉडल के अंदर रहेंगे, उन सारे टेबल्स, उन सारे कॉलम्स को कंपेयर करने के बाद एक मिनिमम एंड एक मैक्सिमम डेट मुझे पता होनी चाहिए, जो मैं कैलेंडर टेबल में पुट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास लेट्स से सेल्स फैक्ट्स का टेबल है जिसमें ऑर्डर डेट का कॉलम है, और उस ऑर्डर डेट में मैंने मिनिमम एंड मैक्सिमम डेट निकाल ली। तो मुझे उसने दिया कि लेट्स से मिनिमम डेट जो है वो आपकी 1 जनवरी 2015 है, मैक्सिमम डेट जो है 2017, क्योंकि मेरा सेल्स का डेटा उतना ही है, 3 साल का ही डेटा हमारे पास है। लेकिन अगर किसी केस में मैंने जो कस्टमर की जो बर्थ डेट है उस बर्थ डेट को यूज किया, क्योंकि कस्टमर का जो टेबल है उसमें भी मेरे पास बर्थ डेट का कॉलम है, अगर उस कॉलम की मैंने बात की तो उसमें जो वैल्यूज है वो कम से कम कुछ एक हायर 19 समथिंग कुछ वैल्यूज है, एज पर कस्टमर की बर्थ डेट की, सब 1965 या समथिंग लाइक दिस। तो जो मेरा कैलेंडर बनेगा वो 3 साल का बनेगा, 2015 से लेके 2017 तक, अगर मैंने कैलेंडर फंक्शंस में वो डेट पास की हुई है मेरे सेल्स टेबल की मिनिमम एंड मैक्सिमम डेट। लेकिन एनालिसिस करते समय अगर मुझे
2015 के भी पहले ईयर्स में जाके एनालिसिस करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे वो कैलेंडर टेबल मुझे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपका कैलेंडर सिर्फ 2015 से लेके 17 तक ही है, और आप जो डेट्स एनालिसिस करने वाले हो वो 1965 के आसपास की है। तो इसका मतलब कैलेंडर टेबल्स सारी डेट्स को अकुमुलेट नहीं कर रहा है। आपके डेटा सेट के अंदर की जितने डेट्स के कॉलम है, उन सारे डेट्स के कॉलम के अंदर की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होनी जरूरी है। बट ये क्वाइट टीडियस टास्क है, ये हमें सारे टेबल्स को एनालिसिस करके ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक और फंक्शन दिया गया है, कैलेंडर एटो। ये कैलेंडर एटो फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा सेट को अपने आप एनालाइज करता है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम डेट वो फाइंड आउट कर लेता है कि मिनिमम डेट कौन सी है, मैक्सिमम डेट कौन सी है, एंड कैलेंडर का टेबल आपको बना के देता है, या एक कॉलम बना के देता है जिसमें डेट्स की वैल्यूज रहेगी। कौन सी डेट रहेगी उसमें, जो आपका डेटा सेट है उसमें जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वहां से कैलेंडर स्टार्ट रहेगा, और जो मैक्सिमम डेट रहेगी उस डेट तक वो कैलेंडर कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कैलेंडर फंक्शन जो है, उस कैलेंडर फंक्शन में अगर मैंने दो डेट्स पुट की, एक स्टार्टिंग डेट एक एंडिंग डेट, तो डे पुट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा डे। डे फंक्शन क्या डिनोट करता है कि मैं यहाँ पे एक डेट पास कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है, डेट पास कर सकता हूँ मैं। डेट का फॉर्मेट रहेगा ईयर मंथ एंड डे। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि लेट से 2015, कॉमा मंथ है मेरा 1, जनवरी मंथ, एंड डे है 1। तो दिस इज माय वन डे, एंड सेकेंड डेट इज, अगेन आई एम यूजिंग डेट फंक्शन जो एक डेट क्रिएट करता है। यहाँ पे मैंने पास किया 2015 का ईयर, 12 मंथ मतलब दिसंबर मंथ, और डे रहेगा 31st। मतलब मैंने उस पर्टिकुलर ईयर की एक लास्ट डेट एंड एक एंड डेट दिया है। ठीक है, अगर मैंने देखा यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे एक कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट होके आया हुआ है कैलेंडर यूजिंग डेक्स का। अगर डेटा व्यू में मैं गया तो डेटा व्यू में भी मुझे वो टेबल दिखेगा। सी दिस कैलेंडर यूजिंग डेक्स में फर्स्ट डेट उसने लिया है 1 जनवरी 2015 से, कंटिन्यूसली वो लास्ट डेट मुझे देगा 31 दिसंबर 2015। अगर इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँ तो इस कॉलम में दिखाएगा कि 365 रोज है, 365 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ठीक है, ये तो बात हुई कि अगर मैं, मेरे पास पर्टिकुलर डेट्स अवेलेबल है, मुझे पता है कि कैलेंडर कितने साल का बनाना है, देन आई कैन यूज कैलेंडर फंक्शन। बट अगर मुझे पता नहीं है, मिनिमम डेट मैक्सिमम डेट पता नहीं है डेटा सेट के अंदर की, सो इन दैट केस आई कैन यूज कैलेंडर फंक्शन। अगर यहाँ पे मुझे इनको कमेंट के फॉर्म में क्रिएट करना है, जैसे मैं कुछ कैलकुलेशंस लिख रहा हूँ लेकिन मुझे वो पर्टिकुलर लाइन कमेंट करनी है, सो सिंपली आई कैन यूज दिस आइफन साइड। मल्टीपल आइफन्स अगर मैं प्लेस करता हूँ तो ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो एक ग्रीनिश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो एक कमेंट क्रिएट करेगा। ये कोड जो है वो जब आपका डैक्स रन होगा तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल लाइंस की कमेंट पास करनी है, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने कुछ और टाइप कर रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कुछ टाइप कर दिया, अगेन एक सेकंड लाइन पे कुछ टाइप कर दिया, तो दिस कैन बी कंसिडर एज अ प्रोग्राम, या दिस कैन कंसिडर एज अ आपका कोई फंक्शन। लेकिन मुझे अगर ये तीनों की तीनों लाइन कमेंट में करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार, देन जहां तक कमेंट करना है मुझे वहां, लेट्स से मुझे यहाँ तक एंड करना है, तो अगेन मैं स्टार प्रेस करके स्लैश को क्लोज कर दूंगा, तो कमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ऐसी आई थिंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम ही वे होता है कमेंटिंग करने का, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है, तो लेट्स से कि मुझे अगर अभी पता नहीं है कि मेरे डेटा सेट में मिनिमम डेट कौन सी है, मैक्सिमम डेट कौन सी है, सो आई कैन यूज कैलेंडर एटो फंक्शन। सो कैलेंडर एटो फंक्शंस में मुझे कुछ पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं कैलेंडर एटो लिखूंगा, बस इतना ही फंक्शंस में, जस्ट आई हिट एंटर। ठीक है, तो कैलेंडर जो बन के आएगा वो एनालाइज करके बन के आएगा। देखो यहाँ पे जो मिनिमम डेट उसने ली है 1 जनवरी 1910 से लेके कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, और मैक्सिमम डेट जो उसने लिया है वो है 31 दिसंबर 2018। राइट, अगर हमारा सेल्स का डेटा की बात करें तो उसमें 2018 तक डेटा है, और जो मिनिमम डेट ली है उसने, वो उसने ली है, ये हमारा जो कस्टमर का टेबल है, लेट्स सी दिस कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में हमारा जो बर्थ डेट का कॉलम है, अगर मैंने इस बर्थ डेट के कॉलम को
असेंडिंग फॉर्मेट में सॉर्ट किया तो देखो मुझे 1910 का एक कस्टमर है जिसकी बर्थ डेट 1910 इस ईयर की है, दैट्स व्हाई आवर कैलेंडर क्रिएटेड फ्रॉम 1910। अंडरस्टैंड हुआ? कैलेंडर एटो फंक्शंस हमें कौन सी डेट प्रोवाइड करता है या कौन सा कैलेंडर का डेट का कॉलम प्रोवाइड करता है? हमारे डेटा सेट को एनालाइज करके जो मिनिमम डेट रहेगी उस डेट से कैलेंडर स्टार्ट रहेगा, और जो मैक्सिमम डेट रहेगी डेटा सेट के अंदर उस डेट तक वो कैलेंडर टेबल बनेगा। ठीक है, दो फंक्शंस यूज करते हैं हम, कैलेंडर्स एंड कैलेंडर एटो। वंस यू हैव दिस कॉलम, कैलेंडर का जो कैलेंडर का जो टेबल मैंने बना दिया, अगर मेरे पास अभी कॉलम है डेट का तो उस डेट के कॉलम को मैं यूज कर सकता हूँ, राइट, कि टू क्रिएट अनदर कॉलम्स। अगेन जो डेट का कॉलम यहाँ पे जनरेट होके आया है उसका जो फॉर्मेट रहेगा, डेटा टाइप रहेगा, वो आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं कॉलम्स को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे डेटा टाइप आएगा, अभी दिख रहा है मुझे डेट एंड टाइम, उसका डेटा टाइप दिख रहा है। लेट्स क्रिएट दिस एज अ डेट। मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिंपली आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली द डेट, सो वो डेट में कन्वर्ट कर देगा। अगेन इसका जो फॉर्मेट है, आपको डेट यहाँ पे कैसे देखनी है, इसके भी अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे शॉर्ट डेट देखनी है, मुझे फुल डेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट्स कर रहा हूँ तो ताकि बस एक डेट का कॉलम दिखे मुझे। अंडरस्टैंड? तो अगर डेट का कॉलम मेरे पास है तो इस कॉलम का यूज करके मैं मल्टीपल कॉलम्स बना सकता हूँ, जैसे हमने पावर क्यूरी एडिटर में बनाए थे। राइट, हमारे पास एक डेट का कॉलम था, हमने ईयर का कॉलम बनाया, मंथ नंबर का कॉलम बनाया, मंथ नेम का बनाया, क्वार्टर्स बनाए, राइट, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, वट एवर द कॉलम्स रिक्वायर्ड वो हमने बनाए। लेकिन ये जो डेट का कॉलम है ये मुझे पावर क्यूरी एडिटर में दिखेगा क्या? ये तो मैंने डैक्स को यूज करके बनाया है, राइट, यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो लेट्स चेक दिस कि जो टेबल मैंने बनाया हुआ है दिस कैलेंडर यूजिंग डैक्स, ये टेबल मुझे वहां पे दिखेगा क्या? तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा रहा हूँ पावर क्यूरी एडिटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो टेबल ही नहीं दिखता। पावर क्यूरी एडिटर में जो कैलकुलेटेड कॉलम्स हमने डैक्स को यूज करके बनाए होते हैं वो कॉलम्स मुझे पावर क्यूरी एडिटर में दिखते नहीं है। पावर क्यूरी एडिटर में बनाई हुई चीजें आप पावर बीआई डेस्कटॉप में देख सकते हो, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप में डैक्स का यूज करके जो चीजें आपने बनाई हुई है वो चीजें आपको पावर क्यूरी एडिटर में नहीं दिखती। ठीक है, सो ये टोटली ऐसा नहीं है कि आप डैक्स का यूज करके कोई कॉलम बनाओ एंड देन उस कॉलम के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो पावर क्यूरी एडिटर में, ऐसा नहीं होगा। अगर डैक्स का यूज करके कोई कॉलम बनाया है आपने पावर बीआई डेस्कटॉप में, अगर उस कॉलम के ऊपर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन करके या उस कॉलम पे कुछ प्रोसेस करके आपको नए कॉलम जनरेट करने, देन यू कैन ओनली यू कैन यूज डैक्स फंक्शंस इटसेल्फ। आपको डैक्स को ही यूज करके नए कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्यों हम बना रहे हैं? क्योंकि कभी कभी पावर क्यूरी एडिटर का एक्सेस हमें नहीं होता। अगर मैं लाइव डेटा की बात करूं, हम अगर लाइव कनेक्टेड होते हैं डेटा से तो हमें ये व्यूज नहीं दिखाई देते, जैसे व्यूज हमें यहाँ पे दिखते हैं ना, ये टेबल व्यू दिखता है, मॉडल व्यू दिखता है, ये व्यूज हमें नहीं दिखाई देते। ये टेबल व्यू आपको नहीं दिखेगा क्योंकि जब आप लाइव कनेक्टेड होते हो तो यू आर कनेक्टेड ओनली मेटा डेटा। अभी जो कनेक्शन का मोड है वो है इंपोर्ट मोड, इसको इंपोर्ट मोड बोला जाता है। आपने जिस डेटा सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है उस डेटा की आपने कॉपी बनाई हुई है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, जिस कॉपी के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे मोड को आप इंपोर्ट मोड बोलते हो। लेकिन जो डायरेक्ट मोड या लाइव मोड होते हैं उनमें आप डेटा को कॉपी नहीं करते, डेटा डेटा सोर्स के अंदर ही रहता है, आप बस टेबल का स्ट्रक्चर को लेके आते हो कि मेरे पास लेट्स से टेबल का एम्प्टी स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर मतलब स्कीमा होता है टेबल्स का, राइट, कितने कॉलम्स है उसमें, कॉलम्स के नाम क्या है, उनका डेटा टाइप क्या है, ये स्कीमा हुआ, बस उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको लाइव या डायरेक्ट मोड में आती है। तो अगर डेटा ही नहीं है तो टेबल व्यू में कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर टेबल व्यू में कुछ दिखेगा नहीं तो आप पावर क्यूरी एडिटर में जाओगे तो वहां पे भी कुछ नहीं दिखेगा, तो आप कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं कर पाओगे या कोई फंक्शन यूज नहीं कर पाओगे पावर क्यूरी एडिटर के ऊपर। तो ऐसे केस में फिर मैं डैक्स यूज कर सकता हूँ या कुछ और ऑप्शंस कर सकता हूँ। मोस्टली लाइव मोड जो होता है वहां पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हमें, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बस आपको रिलेशन या विजुअलाइजेशन बनाना होता है। बट वो मोस्टली रेयर केस में होता है कि आपको लाइव मोड को कनेक्ट करने पड़े, वो सिनेरियो के बेसिस पे डिपेंड है कि लेट्स से कि मेरा एक डेटा सोर्स है और मैंने मल्टीपल रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं उस डेटा एक ही डेटा सोर्स को यूज करके, लेट्स से
एक मेरा डेटा सेट है, उसके ऊपर मैंने उसी को यूज करके मैंने 80 रिपोर्ट्स बनाए, राइट। 80 रिपोर्ट्स बनाए, 80 रिपोर्ट्स को मैंने पब्लिश कर दिया। बात आती है फिर उन रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करने की, राइट। रिपोर्ट्स बनाई है तो उनको रिफ्रेश भी होना चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। तो अगर 80 रिपोर्ट्स को मैं रिफ्रेश करूँ तो उनका टाइमिंग देना पड़ेगा मुझे। मैं जिस लाइसेंस को यूज करता हूँ, लेट्स से मैंने पावर बीआई प्रो लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, तो प्रो लाइसेंस में हम दिन में 8 टाइम हम शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। दिन में 8 बार हम उस रिपोर्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैंने एक लेट्स से मैंने एक टाइमिंग एक स्लॉट लिया कि रात को 1 से 2 बजे तक मैंने रिपोर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 1 से 2 बजे तक 10 रिपोर्ट जो है मेरे वो रिफ्रेश होंगे, फिर 2 से 3 बजे तक 10 रिपोर्ट रिफ्रेश होंगे। ऐसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिपोर्ट्स को कि कौन से रिपोर्ट कब रिफ्रेश होंगे, ठीक है। ये चीजें हम जब पावर बीआई सर्विसेज हम देखेंगे तब हम ये देखने वाले कि हाउ वी सेट शेड्यूल रिफ्रेश की ऑटोमेटिक रिफ्रेश रिपोर्ट्स को कैसे सेट किया जाता है। मैं बस सिनारियो बता रहा हूँ कि उस केस में क्या होगा जब आपका रिफ्रेशिंग ऑनगोइंग होता है। आप एक स्लॉट देते हो कि उस 10 रिपोर्ट्स का रिफ्रेशिंग मेरा एक पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए, तो वो 10 रिपोर्ट क्या करते हैं, वो क्यू में नहीं जाते कि एक रिपोर्ट गया रिफ्रेश होने के लिए फिर बाकी क्यू में रुके, ऐसा नहीं होता। वो 10 रिपोर्ट क्या करेंगे, एट ए टाइम सर्वर को हिट करेंगे, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, अगर सर्वर बिजी है आपका, आपके जो क्लाइंट है वो अगर सर्वर को यूज कर रहे होंगे, उनके जो एम्प्लॉइज है वो सर्वर को यूज कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में सर्वर पे लोड आता है, फिर रिफ्रेशिंग आपके रिपोर्ट्स का कभी कभी फेल हो जाता है, परफॉर्मेंस बैड हो सकता है, रिफ्रेशिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे केस के लिए फिर आप लाइव मोड्स को यूज़ करते हो जब आपकी रिपोर्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, सोर्स एक ही होता है, देन इन दैट केस आप लाइव मोड को यूज़ करके फिर रिपोर्ट्स का क्रिएशंस करते हो। वो देखेंगे बस जब हम पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट देखेंगे तो उस टाइम पे हम थोड़ा ये चीज़ें देखेंगे कि इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट मोड, लाइव मोड ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो क्या रहेगा, हम कहाँ पे थे कि डैक्स को यूज करके आपने जो कैलकुलेटेड कॉलम्स या टेबल्स पावर बीआई डेस्कटॉप में बनाए हैं, उनको आप पावर क्यूरी एडिटर में नहीं देख सकते। तो अगर मैं पावर क्यूरी एडिटर में नहीं देख सकता एंड यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, तो मुझे डैक्स फंक्शन ही यूज करने पड़ेंगे वो कॉलम्स बनाने के लिए। कैसे यूज करेंगे, लेट्स से दिस डेट का कॉलम है, यहाँ पे मुझे ईयर का एक कॉलम चाहिए, ठीक है। ईयर के कॉलम को बनाने के लिए अगेन आई सेलेक्ट दिस न्यू कॉलम, न्यू कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद अगेन फॉर कैलकुलेटेड कॉलम्स के लिए जैसे विंडो ओपन होता है कि मुझे एक कॉलम चाहिए, कॉलम का नाम दे दो, तो मैं कॉलम का नाम दे दूंगा ईयर। अगेन ईयर अगर मैं नाम देता हूँ कॉलम का, तो मुझे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो मुझे ईयर की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दे इस सेल के अंदर से। तो मैं इस कॉलम को नाम देता हूँ ईयर, इज इक्वल टू मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से ईयर नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, ईयर। अब अगर ईयर टाइप करोगे तो इंटेलिसेंस जो है वो एक फंक्शन दिखाएगा कि ईयर का फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये क्या करेगा, रिटर्न्स द ईयर ऑफ द डेट एज 4 डिजिट इंटीजर। मतलब जैसे इस डेट की बात कर रहा हूं मैं, तो ईयर जो होता है वो हम 4 टाइम वाई में डिनोट करते हैं, राइट। अगर मैं डेट का फॉर्मेट बोलूँ तो हम डेट का फॉर्मेट कैसे डिनोट करते हैं, अगर मैं डेट डीडी रहते हैं डीडी, और एम जो होता है वो 4 डिजिट में होता है, एम एम एम, एंड अगेन y also having 4 डिजिट y y y। तो ये जो 4 डिजिट होते हैं m के, उसमें भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वो हम देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे मैं ईयर के इसमें मुझे डेट का कॉलम पास करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डेट करके आ रहा है, तो मुझे एक रेफरेंस देना पड़ेगा इस फंक्शन को कि तुम क्या रेफर करो, ये जो कैलेंडर यूजिंग डैक्स का जो टेबल है इसका डेट का कॉलम रेफर करो। ये ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करो, कैलेंडर यूजिंग डैक्स का जो टेबल है उसका डेट का कॉलम रेफर करो, क्योंकि कॉलम के नाम जो होते हैं वो ऑलवेज टेबल का नाम पहले एंड देन कॉलम का नाम ऐसे आइडेंटिफाइड होते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, देखो कैलेंडर यूजिंग डैक्स ये टेबल नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक कॉलम का नाम है, ठीक है। मैंने इतना पास कर दिया, आई विल हिट एंटर। तो वो फंक्शन क्या करेगा, हर एक सेल में से ईयर की जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे देगा। तो ईयर का कॉलम हमारा बन गया। सेम वे मुझे चाहिए मंथ का नंबर चाहिए, तो अगेन आई क्लिक ऑन दिस न्यू कॉलम। यहाँ पे मेरे पास जैसे मैंने ईयर का फंक्शन यूज किया वैसे एक फंक्शन है मंथ। तो वो मंथ का जो फंक्शन है वो मुझे ऑलवेज गिव्स मंथ नंबर देता है मुझे, ठीक है। आई टाइप मंथ, तो मंथ के रिगार्डिंग मेरे पास इतने फंक्शंस हैं यहाँ पे, आई सिंपली क्लिक ऑन द मंथ एंड अगेन आई विल गिव द कैलेंडर यूजिंग डैक्स का डेट का कॉलम का रेफरेंस।
ठीक है। सो फंक्शन हमने टाइप कर दिया, मंथ नंबर का एक कॉलम जनरेट होगा, वो मुझे इस पर्टिकुलर डेट के अंदर को रेफर करके, इस सेल को रेफर करके, इस डेट को रेफर करके क्या मंथ नंबर है वो एक्सट्रैक्ट करके देगा। ईयर एंड मंथ नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट्स आल्सो क्रिएट वन कॉलम विच गिव्स अस अ मंथ नेम। अगर मैं वन की बात करूं तो ये वन क्या है, जनवरी, राइट? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मंथ के नाम मुझे चाहिए, मुझे उसका एक कॉलम बनाना है। सो अगेन आई क्लिक ऑन दिस न्यू कॉलम, लेट्स गिव दिस नेम एज अ मंथ नेम, मंथ नेम। एक फंक्शन आता है यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन में क्या होता है कि आप एक वैल्यू पास करते हो, और जिस फॉर्मेट में आपको वो वैल्यू चाहिए उस फॉर्मेट को पास करते हैं। तो वो क्या करता है, उस वैल्यू को जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट आपने दिया हुआ है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वैल्यूज में मैं पास करूंगा यहाँ पे, लेट्स से कैलेंडर यूजिंग, जो मेरा डेट का कॉलम है उस डेट को मैं पास करूंगा, ठीक है। एंड मुझे फॉर्मेट में क्या चाहिए, मुझे फॉर्मेट में चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फॉर्मेट में चाहूंगा मैं एम 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 एम। अगर मैंने 4 टाइम्स एम डाला हुआ है मतलब मैं मंथ के फुल नेम में इंटरेस्टेड हूँ। इफ आई हिट एंटर, लेट्स सी व्हाट आउटपुट इट शोस। सी, मुझे वो जनवरी, फरवरी, मंथ ऐसे फुल नेम दे रहा है, मंथ के फुल नेम दे रहा है। अगर मुझे मंथ के शॉर्ट नेम चाहिए, मुझे जैन, फेब, मार्च ऐसे शॉर्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ से एक एम को कम कर दूंगा। मैंने 3 ही एम पास कर दिए यहाँ पे। इफ आई हिट इंटर, तो ये मंथ नेम का जो उसने फुल नेम दिया था वो मुझे शॉर्ट नेम देगा, राइट? जैसे जैन, फेब, मार्च, जो ये शॉर्ट नेम होते हैं वो शॉर्ट नेम देगा। अगर यहाँ से मैंने और एक एम को कम कर दिया, 2 ही एम मैंने पास कर दिए, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, एक नंबर देगा। लेकिन नंबर कैसे देगा, वन जो है वो 01 के फॉर्म में देगा, 01, 02, 03, 04 ऐसे, ठीक है। और मैंने बस सिंगल एम पास किया, यहाँ एक ही एम पास किया, तो ये जो 01 दे रहा है ना, वो 01 नहीं देगा, वो देगा 1। सी, यहाँ में मैंने एम पास किया, वो सिर्फ मुझे 1 देगा। तो ये दोनों सेम हो गए, मंथ नंबर एंड मंथ नेम, राइट? तो जैसे आउटपुट आपको चाहिए वैसे आउटपुट आपको वो देगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट फंक्शन से जो आपने आउटपुट लाया हुआ है वो ऑलवेज टेक्स्ट डेटा टाइप का रहेगा। मंथ नंबर फंक्शन से जो आपने आउटपुट लाया था वो होल नंबर के फॉर्मेट में रहेगा। इफ यू आर यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन एंड आपने फॉर्मेट फंक्शन यूज करके मंथ का नंबर यहाँ पे लाया हुआ है, देन आपका नेक्स्ट टास्क रहेगा इसका डेटा टाइप भी आपको चेंज करने पड़ेगा, ठीक है। सो वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट नेम्स। मैं 3 बार एम पास कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे शॉर्ट नेम ही चाहिए मंथ के, तो मैं जैन फेब ऐसे पास कर रहा हूँ। अगेन नेक्स्ट टास्क लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये पर्टिकुलर एनालिसिस है। अगर मैंने यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जो कैलेंडर यूजिंग डैक्स का जो मेरा मंथ नेम का जो टेबल है, या जो टेबल में से कॉलम जो है, इस कॉलम को अगर मैंने यूज किया, लेट्स से मैंने हमारा एक स्लाइसर विजुअल लेता हूँ मैं, जिसमें हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया मिलता है क्या। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो कि ये जो ऑर्डर है मंथ की, ये अप्रैल से स्टार्ट होती है। अप्रैल से क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें ए है, मतलब ये जो सॉर्टिंग है ये अल्फाबेटिकली है। जब भी हम मंथ को रेफर करते हैं हम फर्स्ट मंथ किसको कंसिडर करते हैं, जनवरी को करते हैं, राइट? तो इसने यहाँ पे मंथ नेम की जो लिस्ट आती है, या इवन व्हेनेवर आई यूज मंथ नेम, तो मंथ नेम को अभी लेट्स से कि इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मतलब एक सेम विजुअल बना रहा हूँ। और ये जो मंथ नेम है पहले वाले विजुअल में, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है कैलेंडर यूजिंग डैक्स, जो नया हमने डैक्स बनाया, टेबल बनाया, उससे लिया है। और ये जो सेकंड वाला जो टेबल है ना, इसमें जो मंथ नेम है वो लेते हैं हम कैलेंडर टीम, हमारा जो पुराना वाला कैलेंडर है उसमें से, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सेम ही इश्यू है कि स्टार्टिंग जो है वो अप्रैल से हो रहा है, अगस्त, दिसंबर, फरवरी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मंथ नेम का जो कॉलम है वो मंथ नेम का कॉलम सॉर्ट करता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स के बेसिस। हमें उसको फोर्सफुली पावर बीआई को बताना पड़ेगा कि तुम इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट मत करो, हमारे पास जो मंथ नंबर का कॉलम है उस मंथ नंबर के कॉलम को यूज करो सॉर्ट करने के लिए।
मंथ नंबर के कॉलम पे 1 जो आता है वैल्यू आउटपुट, वो किस लिए है? जनवरी मंथ के लिए। तो जब हम सॉर्टिंग करेंगे इस मंथ नेम के कॉलम को मंथ नंबर के बेसिस पे, तो जनवरी सबसे ऊपर आएगा, फरवरी उसके बाद आएगा, दिसंबर एंड सो ऑन। 1 से 12 नंबर जो होंगे वो एसोसिएट करेंगे जनवरी को दिसंबर से। कैसे करेंगे इसको? मैं मंथ नेम का जो मेरा कॉलम है उसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मंथ नेम के कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो कॉलम टूल्स ओपन हो जाते हैं। अगर मैं कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ के ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय कॉलम। ठीक है, मैं कैलेंडर यूजिंग डैक्स, ये जो नया टेबल है उसके अंदर हूँ, उसके अंदर का मंथ नेम का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसको सॉर्ट बाय कॉलम के मैं ड्रॉप आउट करूंगा इसको, तो ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन से कॉलम के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है आपको। तो मैं मंथ नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। नाउ लेट्स चेक दिस कि अगर मैं मंथ नंबर के बेसिस पे सॉर्ट करता हूँ इसको, कि आउटपुट क्या आएगा। ये देखो ये चेंज हो रहा है, दिस इज फ्रॉम कैलेंडर यूजिंग डैक्स का जो टेबल है उससे है। सी, जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो अभी प्रॉपर हो गई, जनवरी से लेके दिसंबर तक मुझे सॉर्ट ऑर्डर दिख रही है। सेम वे मैं इस वाले टेबल में भी कर सकता हूँ, जो हमारा ओल्ड वाला टेबल है उसमें भी वैसे ही करेंगे। अगेन मैं कैलेंडर डिम का मंथ नेम का कॉलम में सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट बाय कॉलम में मंथ नंबर को दे रहा हूँ। से वी हैव दिस मंथ। ठीक है, नाउ सी, सॉर्टिंग इज प्रॉपर, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर। सॉर्ट कॉलम जब भी हम कैलेंडर टेबल यूज करते हैं या कैलेंडर टेबल बनाते हैं, तो हमें कॉलम्स को सॉर्ट करना पड़ता है किसी नंबर के बेसिस पे, क्योंकि कॉलम्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, राइट। मंथ नेम, ये क्या है? एक टेक्स्ट डेटा टाइप है। अगर मैं टेक्स्ट डेटा टाइप के कॉलम की बात करूं तो सॉर्टिंग इज ऑलवेज बेसिस ऑन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ए टू जेड से सॉर्ट होगा वो। लेकिन मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ये जो अल्फाबेटिकली तुम सॉर्ट कर रहे हो उसको अल्फाबेटिकली मत करो, वी हैव मंथ नंबर कॉलम, तुम सॉर्टिंग करो इस मंथ नंबर के बेसिस पे। तभी आपको जनवरी ऊपर दिखेगा, दिसंबर लास्ट में दिखेगा। नहीं तो ऑलवेज आपको अप्रैल अगस्त ऊपर दिखेगा, क्योंकि उसमें ए बी सी डी की बेसिस पे वो सॉर्ट करेगा। ये कब अफेक्ट करेगा? जब आप लेट से मंथ नेम का कोई कॉलम यूज करते हो एनालिसिस के लिए और एक चार्ट बनाते हो, लेट से मैंने जनवरी को एक्स एक्सिस पे लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ नेम को, और सेल की वैल्यू दिखाई है कि जनवरी को कितना है, फरवरी को कितना है, मार्च को कितना है। तो अगर मैंने सॉर्टिंग मंथ नेम के बेसिस पे किया है, नहीं है मंथ नंबर को, तो वो मुझे अप्रैल फर्स्ट दिखाएगा, अगस्त बाद में दिखाएगा, ऐसे अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग में दिखाएगा। लेकिन कभी कभी क्लाइंट्स वांटेड इट इन लाइक जनवरी टू दिसंबर ही सॉर्टिंग दिखाओ हमें, राइट, पर्टिकुलर सॉर्टिंग ही चाहिए हमें। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? मंथ नेम के कॉलम को सॉर्ट करना पड़ेगा मंथ नंबर के बेसिस पे। दिस इज वन पर्टिकुलर सिनारियो। अगेन नेक्स्ट सिनारियो आता है कि लेट्स से मैं कोई कंबाइन कॉलम क्रिएट करता हूँ। कैसे? लेट्स से कैलेंडर यूजिंग डैक्स जो है, यहाँ पे मुझे जनवरी, जैन जो है मेरा मंथ नेम जो है, जैन डैश ईयर, ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, जनवरी डैश 1910। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे? बेसिकली वी आर मर्जिंग दीज टू कॉलम, राइट, मंथ नेम के एंड ईयर के कॉलम को हम कंबाइन कर रहे हैं। डैक्स में कंबाइन करने के लिए हम पावर क्यूरी एडिटर में कैसे करते हैं इसको, कौन से फंक्शन से करते हैं? मर्ज कॉलम फंक्शन यूज करते हैं, राइट। और वहां पे हम सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं कि मुझे आईफोन दे दो बीच में, और दो कॉलम को मर्ज करो। तो सेम वे डैक्स में भी हम मर्ज करते हैं। हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन है, जैसे कॉनकेनेट फंक्शन है। also we use एम्फरसाइड टू कनेक्ट मल्टीपल कॉलम्स। कैसे? मैं एम्फरसाइड से दिखा रहा हूँ आपको कि लेट्स से मुझे मंथ नेम को कनेक्ट करना है दिस ईयर के साथ, और एक कंबाइनली यहाँ पे कॉलम बनाना है जो आउटपुट दे मुझे जैन डैश 1910। तो मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम बनाऊंगा और यहाँ पे मैं एम्फरसाइड यूज करके दोनों कॉलम्स को कनेक्ट करूंगा। कैसे कनेक्ट करेंगे? लेट्स डू दिस। ठीक है, कॉलम को नाम देता हूं मैं मंथ डैश ईयर। ठीक है, ऐसा नाम दे दिया मैंने कॉलम को। नाउ मंथ नेम कहाँ पे?
दिस मंथ नेम कॉलम, तो मैं मंथ नेम के कॉलम को रेफर करूंगा कि पहले मुझे मंथ नेम का कॉलम दो, उसके बाद मैं एम्फरसाइड पुट करूंगा, दिस इज एम्फरसाइड राइट, एंड साइन जो बोलते हैं, दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, एम्फरसाइड बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऑपरेटर्स है। एम्परसाइड को मैंने यूज किया, नाउ आई वांटेड आइफन इन बिटवीन देम, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा करके एक आइफन बीच में दे दिया कि वॉट एवर एक्स्ट्रा टेक्स्ट वी वांटेड इन बिटवीन दोज टू कॉलम्स, so this is considered as a text. So whenever we wanted put some text value in Power BI or in DAX, तो हमें वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही पुट करनी पड़ती है, राइट। सो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने आइफन को पास कर दिया जो हमारा सेपरेटर रहेगा, अगेन आई पास एम्फरसाइड, एंड मैंने फिर ईयर का कॉलम इसके बाद कनेक्ट कर दिया। सो बेसिकली क्या हुआ, पहले मंथ नेम का जो कॉलम हुआ उसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद एम्फरसाइड आएगा, उसके बाद ईयर की वैल्यू आएगी। इफ आई हिट एंटर, लेट्स सी आउटपुट, सी जनवरी 10, जैन 10 ऐसे कुछ वैल्यूज मिली आपको। फेब्रुवरी के लिए फेब्रुवरी 1910। ठीक है, सो हमने ये एनालिसिस किसके लिए किया है कि कभी कभी मुझे जनवरी का सेल जो है, जब मैं मंथ नेम के कॉलम को यूज करूंगा एनालिसिस पर्पस के लिए, तो सारे जो जितने भी जनवरी जो रहेंगे मेरे डेटा में, लेट से 15 से लेके 18 तक, मेरे साल 4 साल का डेटा है, अगर एनालिसिस करते समय मैंने मंथ नेम के कॉलम को यूज कर लिया, तो जनवरी का एक ही बार बनेगा जिसमें वो जितने भी मंथ, जितने भी ईयर है मेरे पास, तो 15 का जनवरी प्लस 16 का जनवरी, 17 का जनवरी, 18 का जनवरी, तो 4 साल का जो जनवरी मंथ रहेगा उनका सेल को वो कंबाइन करेगा और एक ही मुझे बार दिखाएगा या कॉलम दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड देखना है कि जनवरी पर्टिकुलर मंथ, जनवरी 2015 का कितना है, जनवरी 2016 का कितना है, जनवरी 2017 का कितना है, देन इन दैट केस मुझे मंथ ईयर का कॉलम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन ये मंथ ईयर के कॉलम को अगर मुझे यूज करना पड़ेगा, दिस इज अ टेक्स्ट कॉलम, इसका भी जो सॉर्टिंग होगा वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा, तो इसको सॉर्ट करने के लिए मुझे एक नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, मंथ ईयर नंबर। ठीक है, नंबर कैसे क्रिएट करेंगे हम, अगेन वी हैव दिस फॉर्मेट फंक्शन, तो मैं न्यू कॉलम बनाता हूँ एक। ठीक है, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं मंथ डैश ईयर सॉर्ट, इस कॉलम को हमें यूज करना है सॉर्टिंग के लिए। तो फॉर्मेट फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, फॉर्मेट कैलेंडर टेबल का डेट का कॉलम मैं यूज कर रहा हूँ, और फॉर्मेट मुझे चाहिए जैसे वाई 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 एम, ऐसा एक नंबर, मतलब 1910 ये ईयर आएगा, उसके बाद मंथ का नंबर आएगा। तो ये फॉर्मेट अगर मैंने यूज किया तो ये एक मुझे नंबर देगा, राइट, 191001। तो 191001 ये नंबर एसोसिएट किससे रहेगा, जनवरी 1910 से ही रहेगा, राइट। फेब्रुवरी 1910 के लिए नंबर कैसे आएगा, 191002 आएगा, मतलब हर एक मंथ के लिए एक जो नंबर आपने जनरेट किया है वो यूनिक है, ये नंबर यूनिक है ना, जनवरी 1910 के लिए ये नंबर यूज होगा। अगर 2015 जनवरी के लिए आपको नंबर इसने कौन सा क्रिएट किया होगा, 201501, तो वो बस 2015 के जनवरी मंथ के लिए वो नंबर यूनिकली क्रिएट हुआ है। तो ये नंबर को पहले मुझे, ये जो मंथ ईयर सॉर्ट का कॉलम बना है ये फॉर्मेट फंक्शन के यूज किया है, इसका डेटा टाइप पहले चेंज करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अ टेक्स्ट, दिस इज अ होल नंबर। तो मैं इसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, दिस इज द होल नंबर, एंड नाउ आई कैन use this month year sort column in order to sort this month year. तो sorting के लिए again I select this month year and sort column by month year sort. ठीक है, ये sorting कर दिया मैंने। sorting हो गया। now let's check for time being के लिए हमने जो नया कैलेंडर बनाया उस नए कैलेंडर को मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में ऐड कर रहा हूँ। ये जो कैलेंडर यूजिंग डेक्स नाम का हमारा जो
फंक्शन है, इसको टाइम बीइंग के लिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस ऑर्डर डेट के साथ। तो ये जो डेट का कॉलम रहेगा ये रहेगा इस ऑर्डर डेट के साथ। ठीक है, ये टाइम एक टेम्पररी मैंने बना दी फॉर शोकेस ओनली। अगर मैंने इस कैलेंडर टेबल को यूज किया, लेट्स से कि यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कैलेंडर डिम के अंदर का नहीं, मैं कैलेंडर यूजिंग डेक्स के अंदर का सबसे पहले मंथ नेम लेता हूँ, एक चार्ट बनाते हैं जैसे क्लस्टर कॉलम चार्ट। एंड मैंने जो रेवेन्यू यूज किया हुआ है, इस रेवेन्यू के जो या जो कैलकुलेशंस हमने बनाया है टोटल रेवेन्यू के लिए, उसको मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे पुट कर। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यूज मुझे शो कर रहा है, चार्ट दिख रहा है ना, तो ये मुझे क्या कर रहा है, जनवरी का सेल दिखा रहा है। बट जनवरी का सेल ये जितने साल है हमारे पास, जैसे कि स्लाइसर्स पे ईयर को भी लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वैल्यू जो दिखा रहा है हमें वो क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने 2018 यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो ये जो जनवरी का सेल रहेगा ये 2018 का सेल है, करेक्ट। 17 अगर सेलेक्ट किया तो 17 का सेल दिखाएगा। बट यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्शन किया नहीं है, इसका मतलब दिस जनवरी इज नथिंग बट व्हाट, सारे जो जनवरी मंथ रहेंगे सभी ईयर्स के अंदर के, उनका कंबाइनली सेल होगा। अगर मुझे सेपरेटली देखना रहेगा देन मुझे मंथ ईयर का जो कॉलम है उसको यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दिस। मैं इस टेबल को बस ऊपर ले रहा हूँ और इसका एक कॉपी इसके नीचे बना रहा हूँ। बस उसमें क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस मंथ नेम मैं मंथ ईयर को एनालिसिस के लिए यूज कर रहा हूँ। देखो एनालिसिस के लिए ये अभी क्या शो करेगा, हर एक मंथ का जो इंफॉर्मेशन है ना वो अलग अलग वे से स्टोर करेगा, जैसे जनवरी 2015, और यहाँ पे और करने के बाद वो जनवरी 2015 का ही डेटा दिखाएगा। नेक्स्ट रहेगा फरवरी 2015, तो फरवरी 2015 का ही डेटा दिखाएगा। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2015 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है दिस जनवरी इज नथिंग बट जनवरी 2015, बट यहाँ पे देखो मेंशन करके आ रहा है ना जनवरी 2015 नीचे, जो एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यूज यूज की है यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई होके आ रहा है कि दिस इज बिलोंग्स टू जनवरी 2015। अगर मैंने सेलेक्ट भी नहीं करता हूँ फिर भी दिस जनवरी 2015 का सेल 585312.69 वही वही रहेगा। अगर सेलेक्ट भी करता हूँ 2015 फिर भी उतना ही रहेगा। ठीक है, सो मुझे मंथ ईयर के कॉलम की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे एनालिसिस करने के लिए वो चाहिए था। ठीक है, लेट्स से कि अभी नीचे ऊपर का जो विजुअल है ये वाला, इस विजुअल में मैंने 15 एंड 16 का कंबाइनली डेटा सेलेक्ट कर लिया, मैंने 2 साल सेलेक्ट किए 2015 एंड 16। अगर मुझे देखना रहेगा कि जनवरी 2015 का सेल कितना है और फरवरी 2000 या जनवरी 2016 का सेल कितना है, दो अलग अलग जनवरी राइट, ये कंबाइनली दिखाएगा। बट यहाँ पे देखो ये नीचे के विजुअल में, अगर मैं फोकस मोड पे ले लूँ इसको तो यहाँ पे sorry, नीचे का विजुअल 2 ईयर सेलेक्टेड है 15 16, तो यहाँ पे वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जनवरी 2015 की साइड में देखो फरवरी 2015 है एंड दिसंबर 2015 के बाद यहाँ पे जनवरी 2016 है, ये दो अलग अलग बार बन रहे हैं राइट। तो एनालिसिस के लिए हमें वो चीज की रिक्वायरमेंट थी, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड। ऐसे आपको एनालिसिस के लिए हो सकता है मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करने पड़े एज पर यूर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी उसके हिसाब से आपको कॉलम्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ठीक है। सो कैलेंडर यूजिंग डैक्स का जो फॉर्मूला है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, उस स्क्रिप्ट को आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू क्रिएट दोज columns or those calendars. So let's say for example, let me open this script.
सो लेट्स से कैलेंडर एक स्क्रिप्ट है, आप इनको एक ही इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल बार न्यू कॉलम ऐसे सेलेक्ट करके मल्टीपल फंक्शन डालने से अच्छा आप एक ही स्क्रिप्ट में उसको बना सकते हो। दिस इज द स्क्रिप्ट। सो मैंने सिंपली क्या किया, इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, एंड लेट्स, मैं गया पावर बीआई पे, यहाँ पे मैंने टेबल टूल सेलेक्ट कर लिया और न्यू टेबल के ऊपर क्लिक कर दिया। मैं एक नया सेकंड एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, कैलेंडर टेबल यूजिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया। वी हैव दिस ऑलरेडी सेम नेम, सो मैं यहाँ पे जस्ट वन टाइप कर रहा हूँ नेम के लिए और सिंपली हिट एंटर। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट क्या कर देगी आपको, ऐसे ऐसे टेबल को जनरेट कर देगी डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको एक टास्क इसमें क्या रहेगा, मंथ नेम के कॉलम को सॉर्ट करना पड़ेगा मंथ नंबर के बेसिस पे, मंथ ईयर को सॉर्ट करना पड़ेगा मंथ ईयर सॉर्ट के बेसिस। ये सॉर्टिंग करो, देन दिस टेबल इज रेडी फॉर यूज। आप इसको यूज कर सकते हो फिर आपके एनालिसिस के लिए। ठीक है, ये स्क्रिप्ट में शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के, आपके पास रखना, जब भी आपको टेबल बनाना पड़ेगा तो सिंपली स्क्रिप्ट से बना सकते हो। ठीक है, हमने इंडिविजुअली वो स्क्रिप्ट बनाई, कैसे बनाई, इसलिए मैंने आपको कॉलम्स बना के दिखाया कि उसमें वो कॉलम्स कैसे बनाए हुए हैं। ठीक है, उसमें जो फंक्शन यूज किया हुआ है ऐड कॉलम्स का। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी कि उसमें दो फंक्शंस आता है, सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स। तो उसमें फर्क क्या है वो वी आर गोइंग टू सी इन ए कपल ऑफ मिनट्स कि क्या फर्क आता है। ठीक है, सो दिस इज द स्क्रिप्ट फॉर द टेबल। अभी के लिए मैं इस एनालिसिस पर्पस के लिए उन टेबल्स को यूज नहीं करने वाला, बिकॉज आई एम हैविंग ऑलरेडी दिस कैलेंडर डिम टेबल। इन दोनों टेबल्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, बट आप ये जो टेबल्स है इन टेबल्स को यूज करो, अंडरस्टैंड करो कि कैसे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसका टेबल का स्क्रिप्ट ओपन किया तो यहाँ पे देखो कैलेंडर एटो फंक्शन यूज किया हुआ है, देन फर्स्ट कॉलम क्रिएट किया जिसका नाम ईयर है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया वो यहाँ पे मेंशन है। अगेन क्वार्टर का सेकंड कॉलम है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया हुआ है, यहाँ पे देखो कॉन्किनेट किया हुआ है, किसको, क्यू को कॉन्किनेट किया हुआ है एंड यूज करके क्वार्टर का जो फंक्शन है उसके साथ क्वार्टर का फंक्शन नंबर प्रोवाइड करेगा 1 2 3 4, तो आपका आउटपुट आएगा Q1 Q2 Q3। अगेन मंथ नेम का फॉर्मेट फंक्शन यूज करके निकाला है, मंथ नंबर अगेन फॉर्मेट फंक्शन बट दो एम यूज किए हुए हैं। ऐसे फंक्शन यूज करके एक ही डेक्स में मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट किए हुए हैं, तो ऐड कॉलम फंक्शन यूज करके वो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट फंक्शन इज सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई दोस फंक्शंस आर यूज एंड उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगेन एक बार वो फंक्शंस अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन वी अगेन मूव टू द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। उसमें थोड़ा डीप में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। राइट, ऑल्सो आई एम हैविंग सम स्क्रिप्ट रिगार्डिंग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, जो मैं स्क्रिप्ट आपको दूंगा। आपको उसमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो फंक्शंस मल्टीपल यूज किए हुए हैं वो कैसे यूज किए हुए हैं। कुछ फंक्शंस है जैसे डेट्स इन पीरियड है, डेट डिफ है, डेट्स ऐड है, ऐसे अलग अलग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में फंक्शंस आते हैं। जितने फंक्शंस मैंने आपको प्रोवाइड किए, एटलीस्ट उतने फंक्शन तो हमें पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डैक्स। आपको फ्यूचर में काम करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम उतने तो आने ही चाहिए। मैक्सिमम जितने सीख सकते हो उतना सीखो डेक्स गाइड से, लेकिन उतने फंक्शंस तो अच्छे से करके रखो, क्योंकि मैक्स टू मैक्स इंटरव्यू में वही फंक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जनरल पर्पस या जनरल यूज के लिए उतने उतने फंक्शंस सफिशिएंट हो जाते हैं, आपका एनालिसिस उसमें कवर हो जाता है। लेकिन अगेन यूज टू केस है कि कोई कोई सिनारियो में आपको कोई और फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, देन आपको वो सर्च आउट ही करना पड़ेगा
कि कौन से फंक्शंस को कब यूज किया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि डैक्स गाइड से डेली 5 फंक्शंस पढ़ना शुरू करो, अंडरस्टैंड करना शुरू करो। ये 1 मंथ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स लेगा वो, जब तक आपका कोर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके एक डैक्स की जो लिस्ट है, वो लिस्ट आपकी एक रेडी हो जाएगी। एटलीस्ट वो आपने एक बार पढ़ा भी होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा, भले ही आपको वो याद ना रहे, लेकिन जब सिनारियो आपके सामने आएगा, रिक्वायरमेंट आपके सामने आएगी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन या इस पर्टिकुलर फॉर्म में मुझे आउटपुट चाहिए, और मेरे पास इनपुट में क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है, इनको यूज करके मुझे वो आउटपुट लाना है। उस केस में अगर आपने डैक्स पढ़ा होगा वो कहीं पे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है कि मैंने काइंड ऑफ रिजल्ट लाने के लिए कुछ डैक्स पढ़ा था। तो आप सिमिलर वे में सर्च कर सकते हो। हमारे पास चैट जीपीटी गूगल है अवेलेबल सब इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंफॉर्मेशन इनपुट भी तो देना जरूरी है, राइट? गूगल को पता हम कैसे बताएं कि हमें क्या चाहिए? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको इनपुट देने के लिए पहले फंक्शंस हमें पता होने के लिए चाहिए। रिक्वायरमेंट हमें या इनपुट्स देने के लिए गूगल्स को, चैट जीपीटी को हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। ठीक है, इसलिए फंक्शंस को आना जरूरी है। बट उसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। नहीं समझता है तो यूट्यूब है, मैं भी हूँ, मुझे पूछो कि दिस पर्टिकुलर फंक्शंस का आउटपुट समझ में नहीं आ रहा है। अगर इन मुझे उस मोमेंट पे उसका, मुझे भी अगर नहीं पता होगा तो मैं स्टडी करके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि उसको इस यूज केस के लिए यूज किया जाता है, राइट? बट आपका भी इसमें जो मैं बोलूंगा कि आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तभी डैक्स में थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि डैक्स एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है पावर बीआई का। बाकी सब पार्ट इजी है। मैं बोलूंगा कि पावर बीआई पूरा एक साइड है और डैक्स एक साइड है। ठीक है, डैक्स अगर आपको परफेक्ट आ गया, और उसमें परफेक्ट नहीं होता जल्दा बंदा, कि उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कि 1 साल 2 साल इतना टाइम जाता है डैक्स में आपको प्रोफिशिएंसी लाने के लिए। आप अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो तो 6 महीने भी प्रोफिशिएंट हो सकते हो, उतने सिनारियोज, उतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फंक्शंस, सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स, देन वी मूव फर्दर। तो पहले डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट सेलेक्ट कॉलम गिव्स अस। मैं एक नई विंडो ओपन कर रहा हूँ पे, से सेलेक्ट कॉलम इन डैक्स गाइड। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम फंक्शंस क्या करता है, रिटर्न्स अ टेबल विथ सेलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल्स एंड न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डेक्स एक्सप्रेशन। मतलब लेट्स से कि आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल करता है। लेट्स से कि मेरे पास कस्टमर टेबल है, उस कस्टमर टेबल में लेट्स से कि 15 कॉलम्स अवेलेबल है, लेकिन आपको एक नया टेबल चाहिए जिसमें कस्टमर टेबल का रेफरेंस लेके उसने सिर्फ 2 कॉलम आपको देने चाहिए। मतलब कस्टमर टेबल के अंदर के 2 कॉलम चाहिए आपको बस, बाकी के कॉलम्स नहीं चाहिए, पर उसका एक सेपरेट टेबल चाहिए। तो नाम, फंक्शन का नाम क्या है, सेलेक्ट कॉलम। इस टेबल में जाओ, लेट्स से कस्टमर टेबल में जाओ, कस्टमर टेबल में से जो कॉलम्स मैंने स्पेसिफाइड किए उन कॉलम्स को लेके आओ और उसका एक टेबल बनाओ। प्लस अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन पास करना है, मतलब मुझे एक नया कॉलम भी बनाना है, राइट? एग्जिस्टिंग कॉलम यूज करके मैंने, मुझे एक नया थर्ड कॉलम भी बनाना है, जो कस्टमर कॉलम में नहीं है, कस्टमर टेबल में नहीं है, लेकिन मुझे आउटपुट में चाहिए वो, जो नया टेबल बनेगा उसमें। तो सेलेक्टेड कॉलम्स प्लस डेक्स एक्सप्रेशन को यूज करके जो नया कॉलम बनने वाला है, उस कॉलम के साथ वो मुझे आउटपुट देगा। ठीक है, सिंपल क्या, सेलेक्ट कॉलम फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर के सेलेक्टेड कॉलम्स लाके एक नया टेबल बनाएगा। ठीक है, प्लस अगर आपको नए एक्सप्रेशंस, मतलब कोई एक्सप्रेशन पास किया हुआ है, कोई नया कॉलम कैलकुलेट करना है उस नए टेबल के अंदर, तो उसका एक्सप्रेशन भी आप पास कर सकते हो। तो ऐसे सेलेक्टेड कॉलम्स प्लस डेक्स एक्सप्रेशन को यूज करके जो नया कॉलम बनने वाला है उसके साथ एक नया टेबल बनेगा। सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे पास 15 कॉलम है कस्टमर टेबल के अंदर, और मुझे आउटपुट में एक नया टेबल चाहिए जिसमें बस 2 कॉलम हो उस कस्टमर टेबल के अंदर के, एंड एक तीसरा जो कॉलम है जो मैंने कुछ एक्सप्रेशन पास करके, मतलब जैसे कि कॉन्केनेट करके कुछ एक एक्सप्रेशन थर्ड कॉलम बनाया हुआ है,
वो जो नया कॉलम जो मैंने एक्सप्रेशन पास किया है वो एक नया कॉलम। ऐसे 3 कॉलम मुझे नए टेबल में चाहिए, बाकी के कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो इन दैट केस मैं सेलेक्ट कॉलम फंक्शन यूज करता हूँ। आया समझ में? ठीक है। सेम वे ऐड कॉलम फंक्शन में क्या होगा, जो मैं एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ, मैं थर्ड कॉलम जो मैंने बनाया है, उस थर्ड कॉलम को अगर मैं ऐड कॉलम फंक्शन में डालता हूँ, तो ऐड कॉलम क्या करता है, आपको जो नया टेबल बना के देने वाला है ना, उसमें 15 कॉलम ऑलरेडी कस्टमर टेबल के प्लस 16 नंबर का कॉलम बनेगा जो आपने नया ऐड किया हुआ है। तो वो 15 कॉलम्स को ऑटोमेटिकली लेके आएगा। वहां पे आप चूज नहीं कर सकते कि मुझे कस्टमर टेबल के अंदर के दो ही चाहिए। अगर दो ही चाहिए तो सेलेक्ट कॉलम यूज करो। अगर सारे के सारे कॉलम्स चाहिए कस्टमर टेबल के साथ प्लस एक नया कॉलम चाहिए, तो ऐड कॉलम यूज करो। ठीक है। So let's understand how we can create this. Okay. सिंपल लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ये टेरिटरी डीम का एक टेबल है, उसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स है। तो मुझे एक टेबल चाहिए जिसमें सेल्स टेरिटरी की ये की हो, रीजन का जो मेरा कॉलम है वो हो, और एक थर्ड नया कॉलम हो, सेल्स टेरिटरी की डैश रीजन। और रिक्वायरमेंट समझ में आई? ऐसे 3 कॉलम होने चाहिए बट उनका एक सेपरेट टेबल चाहिए। तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, ऐड कॉलम या सेलेक्ट कॉलम? सेलेक्ट कॉलम, राइट, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन सेलेक्टेड कॉलम्स ओनली। सो मैं यहाँ पे अगेन ऐड कॉलम्स एंड सेलेक्ट कॉलम्स, दोज आर टेबल फंक्शंस। तो यहाँ पे आप चूज करते समय न्यू मेजर नहीं चूज कर सकते, न्यू कॉलम नहीं चूज कर सकते, आपको न्यू टेबल ही लेना पड़ेगा, तभी वो फंक्शंस वहां पे काम करेगा, नहीं तो एरर शूट करेगा। अगर आपने न्यू मेजर लिया हुआ है और न्यू मेजर के अंदर आप टेबल फंक्शन को डाल रहे हो, सेलेक्ट कॉलम फंक्शन वहां पे यूज कर रहे हो, तो इंटेलिजेंस आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि जो चीज आपको बनानी है, चीज को सेलेक्ट भी आपको सही करना पड़ेगा। आपको मेजर बनाना है तो क्लिक ऑन न्यू मेजर, कॉलम बनाना है तो क्लिक ऑन न्यू कॉलम, और टेबल बनाना है तो क्लिक ऑन न्यू टेबल। हमारे केस में सेलेक्ट कॉलम्स ऐड कॉलम्स दोज आर टेबल फंक्शंस। जैसे कैलेंडर एटो एंड कैलेंडर, दोज आर आल्सो टेबल फंक्शंस। सो टेबल बनाना है तो न्यू टेबल पे क्लिक करो। रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, या स्केलर वैल्यू चाहिए। स्केलर वैल्यू अगर रहेगा, स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू, मेजर्स ऑलवेज गिव्स यू स्केलर वैल्यू, सिंगल वैल्यू, दैट्स व्हाई वी क्रिएट मेजर फॉर दिस पर्पस। अगर मुझे कॉलम्स चाहिए, किसी टेबल के अंदर एक एक कॉलम ऐड करना है मुझे, देन इन दैट केस वी यूज न्यू कॉलम। अगर मुझे टेबल बनाना है, सेपरेट टेबल बनाना है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हो या एक कॉलम्स हो, लेकिन इंडिविजुअल टेबल बनाना है, इन दैट केस वी यूज न्यू टेबल फंक्शन। ठीक है। तो मैं न्यू टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट हमारी है कि टेरिटरी डीम के टेबल के अंदर के दो एग्जिस्टिंग कॉलम प्लस एक नया कैलकुलेटेड कॉलम्स हमें बनाना है, राइट। सो टेबल को मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स से सेलेक्ट कॉलम टेस्ट इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा है, सेलेक्ट कॉलम। जैसे सेलेक्ट कॉलम बोलूंगा तो यहाँ पे इंटेलिजेंस मुझे बताएगा कि पहले आपको क्या रेफरेंस देना है, उसको आपको एक टेबल का नाम पास करना पड़ेगा। ये टेबल का नाम कौन सा रहेगा, टेरिटरी डीम, राइट। कौन से टेबल के अंदर से आपको सेलेक्टेड कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि टेरिटरी डीम का जो टेबल है इसके अंदर के मुझे दिस पर्टिकुलर कॉलम चाहिए। अगेन वो पास करेगा कि नेम वन। अच्छा, ये टेबल है तो इस टेबल के अंदर से आपको कौन से कॉलम चाहिए, जो कॉलम चाहिए उसका नेम दे दो पहले, कि जो नया कॉलम बनने वाला है वहां पे उसका एक नाम देना पड़ेगा हमें। तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको एक नाम दूंगा, जैसे मैंने नाम दिया की। ठीक है। तो इस की कॉलम के अंदर आपको क्या चाहिए, मुझे इस की कॉलम के अंदर सेल्स टेरिटरी की का जो कॉलम है ना उसकी वैल्यूज चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ सेल्स टेरिटरी की, सेम कॉलम के नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम बिंग के लिए मैंने की नाम दिया है उस कॉलम का जो नया बनने वाला है। और यहाँ पे वैल्यूज दे दी मैंने सेल्स टेरिटरी डिम के अंदर का सेल्स टेरिटरी की। फर्स्ट कॉलम क्रिएट कर लिया हमने की का। देन अगेन नेम टू, सेकंड जो कॉलम है जो आपको पिक करना है वहां से, वो कौन सा है, रीजन का है। उसको क्या नाम देना है, आपको रीजन ही रखना है या कोई और नाम देना है, लेट्स से मैंने रीजन ही रखना है तो मैं यहाँ पे नाम दिया रीजन। ठीक है।
फिर इस रीजन के कॉलम में हमें रेफरेंस किसका देना पड़ेगा, रीजन के कॉलम का, टेरिटरी डीम के रीजन का कॉलम, क्योंकि वो चाहिए हमें इस रीजन के कॉलम के अंदर। तो अगेन आई पास रीजन फ्रॉम टेरिटरी डीम। दो सेलेक्टेड जो एग्जिस्टिंग कॉलम थे वो हमने ऐड कर लिए। तीसरी कॉलम की कौन सी है, जो हमें एक्सप्रेशन देके बनानी है, मतलब एक नई कॉलम बनानी है जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं तीसरे कॉलम का नाम दे रहा हूँ, लेट्स से की डैश रीजन, ऐसे नाम दे रहा हूँ, ठीक है। रीजन, रीजन का स्पेलिंग बराबर है ना, रीजन। Yeah. लेट मी चेक, आर ई जी आई ओ एन, ओके, ठीक है, आर ई जी आई ओ एन, ठीक है, रीजन। अगेन एक्सप्रेशन थर्ड पास करना है। सिंपली एक्सप्रेशन में क्या डाल सकते हैं, पहले तो मुझे टेरिटरी डीम का की चाहिए, देन एम्पर साइड पास करूंगा मैं राइट, क्योंकि मुझे कॉन्केनेट करना है। इनके बीच में मुझे आईफन चाहिए, आईफन को मैंने ऐड कर दिया। अगेन इस आईफन के बाद मुझे क्या ऐड करना है, रीजन को ऐड करना है, तो टेरिटरी डीम के रीजन को मैंने रेफरेंस ले लिया। बराबर, ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट मुझे क्या रन करके देगा, एक कॉलम क्रिएट करके देगा। पहले की वैल्यू रखेगा, बाद में डैश देगा, बाद में रीजन का नाम लिखेगा। तो दिस इज माय एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का आउटपुट मुझे की रीजन जो नया कॉलम बन के आने वाला है उसके अंदर चाहिए। करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक। मैं इंटर करता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड द आउटपुट। देखो आउटपुट में मुझे तीन कॉलम मिले, की जो इज नथिंग बट आवर सेल्स टेरिटरी की, रीजन इज नथिंग बट आवर एग्जिस्टिंग सेल्स टेरिटरी डीम के अंदर का रीजन का कॉलम, और दिस थर्ड कॉलम मतलब क्या है, हमने एक नया कॉलम बनाया हुआ है। दिस इज इंडिविजुअल टेबल राइट, ये मेरा एक इंडिविजुअल टेबल बनेगा। देखो यहाँ पे बनेगा सेलेक्ट कॉलम टेस्ट जो हमने बनाया, टेरिटरी डीम हमारा अलग से है। सेलेक्ट कॉलम टेस्ट में हमने एक नया टेबल बनाया जिसमें सेलेक्टेड कॉलम से टेरिटरी डीम के अंदर से। सेम वे मैं इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर रहा हूँ, एंड लेट्स क्रिएट वन मोर न्यू टेबल विथ ऐड कॉलम। ठीक है, इसको नाम देते हैं लेट्स से ऐड कॉलम टेस्ट is equal to, again for this add column section, again दोनों केस में एक्सप्रेशंस या जो पैरामीटर पास करने होते हैं सेम ही होते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन से टेबल को आप रेफर करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ एडिंग दिस वैल्यूज। नहीं, ठीक है, तो टेबल्स में मैं दूंगा टेरिटरी डीम, रिलेटेड कर सकते हो, आई एम नॉट श्योर कि वो आउटपुट कैसे देगा, क्योंकि मोस्टली ऐड कॉलम सेलेक्ट कॉलम्स एक इंडिविजुअल टेबल के यूज करके ही आप नए टेबल बना रहे हो। तो अगर मल्टीपल टेबल्स का रेफरेंस लेना है देन आपको जॉइंस यूज करने पड़ेंगे। जैसे क्रॉस जॉइंस वगैरह फंक्शंस अवेलेबल है डेक्स में, हमको वो यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐड कॉलम्स में मैं टेरिटरी डिम को यूज कर रहा हूँ, ये टेबल, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने पास किया था राइट, उस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। दिस इज द एक्सप्रेशन, सेलेक्ट कॉलम से मैं वैल्यूज को निकाल दे रहा हूँ, दिस की रीजन, एक नया कॉलम मुझे यहाँ पे बनाना है। मैंने क्या किया, बस टेबल का नाम दिया, और जो नया कॉलम मुझे ऐड करना है उसका नाम एंड एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। देखो एग्जिस्टिंग जितने कॉलम्स टेरिटरी डिम में थे वो सारे आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4, प्लस ये एक नया कॉलम ऐड हो गया है।
मतलब ऐड कॉलम में जितने जो पेरेंट टेबल है उसके सारे कॉलम्स बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, प्लस एक नया कॉलम जो आपको एक्सप्रेशन दिया है आपने वो ऐड करके नया कॉलम आ जाएगा। तो ऐड कॉलम टेस्ट एक बन गया हमारा, टेरिटरी डिम एक सेपरेटली ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें 4 कॉलम थे, ऐड कॉलम में ये 4 कॉलम प्लस जो नया ऐड किया वो फिफ्थ वाला ऐड हुआ। सेलेक्ट कॉलम में हमारे पास चूज कर सकते हैं कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए उस टेबल के अंदर से। दिस इज द डिफरेंस, सेलेक्ट कॉलम ऐड कॉलम। समझ में आया? इवन जो कैलेंडर टेबल यूज किया हुआ है यहाँ पे देखो, ऐड कॉलम्स यूज किया है, ऐड कॉलम फंक्शन यूज किया है, और उसमें मैंने क्या किया है, टेबल्स को यूज किया है। ऐड कॉलम्स में दिस कैलेंडर एटो जो है ये वाला, ये एक टेबल क्रिएट करता है, मतलब एक कॉलम क्रिएट करता है डेट का, और बाकी के नीचे के जो कॉलम्स है वो उसी डेट के कॉलम को रेफर करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं हमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स। ठीक है, अभी बता सकते हो सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स के बीच में डिफरेंस क्या है? फाइन, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस अगेन। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले ली कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को जब हमें यूज करना रहेगा तो हमें हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास एक कैलेंडर टेबल चाहिए जिसमें डेट्स जो हो वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में हो। उस टेबल को ही हम यूज कर सकते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में फॉर डेट रेफरेंस के लिए। ठीक है, बाकी के कॉलम्स को क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनमें डेट्स की जो वैल्यू रहेगी वो हो सकती है डुप्लीकेशंस के फॉर्म में हो, मिसिंग हो। इसीलिए वी ऑलवेज क्रिएट आवर ओन कैलेंडर एंड यूज दिस कैलेंडर डेट कॉलम फॉर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट सम मोर कैलकुलेशंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है ईयर टू डेट, मंथ टू डेट एंड क्वार्टर टू डेट। ठीक है, तो वो क्या है, लेट्स से टुडे इज व्हाट 20 सॉरी 9 21st, राइट, 21st ऑफ सितंबर। तो 21st ऑफ सितंबर की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज यूर या व्हाट इज आवर ईयर टू डेट सेल, ईयर टू डेट की जो कंसेप्ट होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर टू डेट सेल कितना है, तो जो मेरा ईयर चल रहा होगा, लेट्स से दिस इज 2024, राइट, 24 चल रहा है, तो अगर मैंने इस साल का आपको ईयर टू डेट सेल मांगा हुआ है तो इसकी स्टार्टिंग कब होगी, जब से आपका ईयर स्टार्ट हुआ है। तो 1 जनवरी 2024 से टुडे 21 सितंबर 2024, यहाँ तक का जो टोटल सेल रहेगा ये मेरा रहेगा ईयर टू डेट सेल। ठीक है, ईयर टू डेट की कंसेप्ट समझ में आ रही है, जहां से ईयर स्टार्ट हो रहा है, पर्टिकुलर ईयर। और ये जो ईयर टू डेट सेल की जो कंसेप्ट है, दिस इज रिगार्डिंग 1 ईयर। मैं आपसे ये वाईटीडी सेल मांग रहा हूँ तो वो 1 साल का होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं 2 साल का 2 साल का सेल मांग रहा हूँ आपसे। मैं अगर ईयर टू डेट सेल की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ईयर। ये जो कंसेप्ट है वो ईयर वाइज ही अंडरस्टैंड होते हैं या किए जाते हैं एनालिसिस। तो 2024 की अगर बात करूं, ईयर टू डेट की बात करूं सेल की, तो वो रहेगी 1 जनवरी 2024 से लेके 21 सितंबर 2024, मतलब टुडे, आज तक की जो डेट रहेगी, यहाँ तक जो टोटल सेल रहेगा वो सेल रहेगा मेरा ईयर टू डेट सेल। ठीक है, सेम वे अगर मैं क्वार्टर टू डेट की बात करूं, ठीक है, हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। जैसे जनवरी से फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है, मार्च को खत्म होता है। अगेन अप्रैल से सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होता है, जून का समय खत्म होता है, राइट। तो अगर वैसे बात करूं तो ये सितंबर जो है वो कौन से क्वार्टर में आता है? थर्ड क्वार्टर में आता है, राइट। इफ आई एम आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज योर क्वार्टर टू डेट सेल, तो थर्ड क्वार्टर जो है, सितंबर इन थर्ड क्वार्टर, राइट। थर्ड क्वार्टर स्टार्ट कब होता है? 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, राइट। तो मुझे क्वार्टर टू डेट सेल कैलकुलेट करने के लिए डेट रेंज क्या लेनी पड़ेगी? 1 जुलाई 2024 से लेके टुडे तक, ये रहेगा मेरा क्वार्टर टू डेट सेल। समझ में आ रहा है? एंड मंथ टू डेट सेल की अगर बात करूं, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर मंथ टू डेट सेल, तो मंथ टू डेट सेल के लिए करंट कौन सा चल रहा है? सितंबर। टुडे इज व्हाट 21 सितंबर मंथ कब स्टार्ट हुआ? 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक जो सेल रहेगा, दिस इज माय मंथ टू डेट सेल। कंसेप्ट समझ में आई? ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट,
एंड मंथ टू डेट। लेट्स से कि अगर मैं अप्रैल मंथ में हूँ, मैंने आपको एक डेट दिया था, लेट्स से कि 2 अप्रैल 2024, ये डेट दिया मैंने, और आपसे पूछा कि व्हाट इज योर ईयर टू डेट सेल। यस, 1 January 2024 से इन दैट पर्टिकुलर डेट तक, 2 April 2024 तक मेरा YTD सेल हुआ, राइट। अगर मैंने उसी डेट के लिए पूछा कि व्हाट इज योर क्वार्टर टू डेट सेल, अप्रैल इज इन सेकंड क्वार्टर, राइट। सेकंड क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 April से स्टार्ट होता है। तो 1 April से लेके 2 April तक मेरा क्वार्टर टू डेट सेल हुआ। अगर मैंने मंथ टू डेट मांगा तो सो 1 April, अगेन 1 April से 2 April तक, तो उस केस में मेरा क्वार्टर टू डेट सेल एंड मंथ टू डेट सेल सेम रहेगा, राइट। कभी कभी ये वैल्यूज भी हमें क्रॉस चेक करनी होती है कि जो डेट के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो, वहां पे जो डेट रेंज कंसिडर होने वाली है, उस हिसाब से कभी कभी आपको क्वार्टर टू डेट सेल या मंथ टू डेट सेल वो सिमिलर मिल सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो फर्स्ट ऑफ, जैसे अप्रैल की केस हुई थी, तो वो क्वार्टर्स का इनिशियल है, तो वहां पे क्वार्टर का सेल भी सेम रहेगा और मंथ टू डेट सेल भी सेम रहेगा। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंड है, वाईटीडी एमटीडी क्यूटीडी। दिस वाईटीडी एमटीडी क्यूटीडी हम पावर बीआई में कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे पास टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी एंड टोटल एमटीडी, ऐसे तीन फंक्शंस अवेलेबल है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस। सो लेट्स क्रिएट दीज थ्री मेजर्स एंड अंडरस्टैंड कि वैल्यूज कैसे हमें मिलती है, राइट। सो मैं यहाँ पे न्यू मेजर बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं नाम दे रहा हूँ वाईटीडी, वाईटीडी सेल इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है टोटल, सी टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी एंड टोटल वाईटीडी। टोटल वाईटीडी जो रहेगा, उसमें सबसे पहले मुझे पास करना पड़ेगा एक्सप्रेशन, देन डेट्स की वैल्यू। एक्सप्रेशन मतलब क्या? जो मेजर्स मैंने बना के रखे, लेट्स से कि टोटल रेवेन्यू जो हमने मेजर बना के रखा है टोटल सेल्स को, उसी एक्सप्रेशन को यूज करना है मुझे। लेट्स से मैंने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का जो मेजर बना के रखा है, मैं उसी मेजर को एज ए पास कर रहा हूँ रेवेन्यू, या सॉरी एक्सप्रेशन, दिस टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो। बट कैसे कैलकुलेट करो? यूजिंग दिस टोटल वाईटीडी के फॉर्मेट में। अगेन यहाँ पे देखो डेट्स जो आता है, एक चीज हमेशा याद रखने का, जब भी आपको यहाँ पे जो पैरामीटर्स, जो आर्गुमेंट पास करने रहेंगे, यहाँ पे देखो डेट्स करके आ रहा है, मतलब एस लगा हुआ है यहाँ पे, डेट नहीं है ओनली, डेट्स है। अगर डेट्स है तो आपको कॉलम का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम का रेफरेंस कौन से देंगे हम? कैलेंडर टेबल जो हमारे पास है उसका डेट का कॉलम, ठीक है। तो मैं कैलेंडर टेबल जो है हमारा, उसका डेट के कॉलम का रेफरेंस दे रहा हूँ। अगेन इफ आर्गुमेंट, लेट्स से कि आपका ये आर्गुमेंट कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में फंक्शंस और आर्गुमेंट मांगता है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन एंड डेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, बट इनको स्क्वायर ब्रैकेट है, सो दोज आर ऑप्शनल, वो नहीं दिए तो भी चलेगा, ठीक है। सो मैं उनको पास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ टोटल वाईटीडी, मैंने एक्सप्रेशन पास किया और कैलेंडर टेबल की डेट का रेफरेंस दिया, आई जस्ट हिट इंटर। इसका आउटपुट देखने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक टेबल विजुअल लिया और उस टेबल विजुअल में मैं कुछ कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम ऐड करूंगा मैं ईयर का, जो कैलेंडर टेबल की डेट से आएगा, जो कैलेंडर डिम से आएगा। इस ईयर के कॉलम को मैंने पास कर दिया, बाय डिफॉल्ट इट इज टेकिंग एवरेज, सो आई विल से डोंट समराइज दिस, सो मुझे 3 ईयर दिखेंगे। अगेन आई एम पासिंग मंथ नेम, तो हर एक ईयर का मंथ दिखाई देगा मुझे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जनवरी टू दिसंबर ईयर वाइज। एंड देन आई पास माय ओल्ड टोटल रेवेन्यू, जो मुझे हर एक जो मेरा मंथ है उसका एक्चुअल रेवेन्यू देगा। जैसे कि लेट्स आई हाइड सम ब्लैंक्स वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। एंड आई पास दिस न्यू मेजर वाईटीडी सेल को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसको लेट्स से थोड़ा सा मैं वैल्यूज थोड़ी बढ़ा रहा हूँ इनकी, टू अंडरस्टैंड सी प्रॉपरली। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो,
2015 का जनवरी मंथ जो है उसका सेल कितना है 585,312.69, राइट। टोटल रेवेन्यू जो मेजर है हमारा, ये मेजर क्या करेगा, ये करंट कॉन्टेक्स्ट में आपको वैल्यू देगा। करंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब यहाँ पे टेबल विजुअल में जो एक रो है 2015 का जनवरी, उस जनवरी मंथ के लिए एक्चुअल सेल कितना हुआ, ये वैल्यू मुझे ये मेजर दे रहा है टोटल रेवेन्यू। लेकिन वाईटीडी सेल जो हमने नया बनाया हुआ है टोटल वाईटीडी फंक्शन यूज करके, इनिशियली फॉर द जनवरी मंथ सेम देगा, दोनों सेम रहेंगे, राइट। क्योंकि क्यों सेम रहेंगे, लेट्स से जनवरी की मैंने अगर आपको 10th ऑफ जनवरी ये डेट दी है, 10th ऑफ जनवरी, अगर मैंने आपसे पूछा कि वाईटीडी सेल कितना है, वाईटीडी सेल कितना है, तो 1st ऑफ जनवरी से लेके 10th ऑफ जनवरी तक का सेल आप कंसिडर करोगे, करेक्ट। तो उस केस में जो उस मंथ का रेवेन्यू होगा 10 तारीख तक का, वही आपका वाईटीडी सेल होगा, इसीलिए ये दो वैल्यू पहले इनिशियली सेम आए। अगर मैं सेकंड मंथ की बात करूं 2015 के फरवरी मंथ की, तो दिस सेल गिव्स यू इंडिविजुअल सेल 532,226.28, ये फरवरी मंथ का सेल है 2015 ईयर में। बट अगर मैं वाईटीडी सेल की बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 1117,538 मिल रही है। ये वैल्यू क्या है, दिस जनवरी का सेल प्लस दिस फरवरी का सेल, इसका टोटल है, राइट। क्योंकि अगर मैं ईयर टू डेट की बात करता हूँ और मैं फरवरी मंथ में आपसे पूछता हूँ कि लेट्स से ईयर टू डेट सेल कितना है, तो आपको जनवरी का सेल प्लस फरवरी का सेल सम करके ही बताना पड़ेगा। आप इंडिविजुअली तो नहीं बताओगे मुझे कि जनवरी का इतना है फरवरी का इतना है। मैंने आपसे क्या पूछा है, वाईटीडी सेल कितना है। सो वाईटीडी सेल पूछा है मैंने, तो आई एम इंटरेस्टेड इन क्लबिंग ऑल वैल्यूज, क्यूमुलेटिव टोटल में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। जनवरी ऐड करके मुझे वैल्यू बताओ। अगर मैं फेब्रुवरी में आपसे पूछता हूँ कि वाईटीडी सेल कितना है, सो आंसर शुड बी दिस 1117,538, नॉट दिस 532,226, बिकॉज 532,226 ये फेब्रुवरी का सेल है। समझ में आ रहा है। ये क्यूमुलेटिव जो है, ये क्यूमुलेटिव चलता रहेगा टिल व्हाट, दिसंबर तक। ये देखो, ये जो 2015 का दिसंबर मंथ है, यहां तक ये क्यूमुलेटिव चलता रहेगा। टोटल एडिशन 64,04,933.98, ये जो रहेगा ये 2015 का टोटल सेल रहेगा। अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूं तो दिसंबर मंथ में ईयर टू डेट सेल क्या रहेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल सेल। दैट्स व्हाट दिस वाईटीडी फंक्शंस डू। वो क्या करेंगे, ईयर टू डेट है तो जब से ईयर स्टार्ट हुआ है और जब ईयर एंड हुआ है वहां तक आपको कम्युलेटिव टोटल देंगे। जनवरी के बाद फरवरी का जो आएगा तो जनवरी को ऐड करके देगा, मार्च के लिए मार्च फरवरी जनवरी तीनों को ऐड करके देगा, ऐसे वो एडिशन करता चलेगा यहाँ। राइट, समझ में आ रहा है। सो लेट्स क्रिएट अनदर वन। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, दिसंबर के बाद अगेन फॉर 2016 दिस सेल एंड दिस सेल इज सेम, जनवरी के लिए दोनों का सेम है। अगेन वो जनवरी से कम्युलेटिव करता शुरू करेगा टिल दिसंबर, इस दिसंबर। ईयर टू डेट है तो ईयर टू डेट जनवरी से लेकर दिसंबर तक कम्युलेटिव करेगा। अगर यही मेजर मैंने बनाया फॉर द क्वार्टर टू डेट सेल, लेट्स से मैं यहाँ पे और एक मेजर बना रहा हूँ, न्यू मेजर। दिस टाइम आई एम कैलकुलेटिंग क्यूटीडी सेल। क्यूटीडी सेल्स में क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, 3 महीने का कम्युलेटिव मिलेगा, राइट। क्यूटीडी सेल की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा टोटल रेवेन्यू, सॉरी टोटल क्यूटीडी। एक्सप्रेशन में टोटल रेवेन्यू पास कर रहा हूँ एंड अगेन रेफरेंस के लिए कैलेंडर का डेट का कॉलम रेफरेंस। Simply hit enter and I drag this new measure into this existing table to understand ki how it is give us a result. UTD सेल मैं ट्रैक कर रहा हूँ YTD सेल के पास। यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, जनवरी का जो सेल है वो सेम है। अगेन फेब्रुवरी का कम्युलेटिव किया उसने, मार्च का कम्युलेटिव किया, बट फॉर अप्रैल अगेन उसने सेम ही ले लिया, दिस 653 दिस 653 सेम है। तो क्वार्टर वाइज कम्युलेटिव करेगा वो, अंडरस्टैंड हो रहा है। अप्रैल से लेके जून तक कम्युलेटिव करेगा, अगेन जुलाई को सेम लेगा,
अगस्त का कम्युलेटिव करेगा, सितंबर का कम्युलेटिव करेगा। अगर मैं सितंबर में पूछूं वाईटीडी सेल कितना रहेगा, तो दिस 5110 ये मेरा वाईटीडी सेल रहेगा, लेकिन क्वार्टर टू डेट कितना रहेगा, इन इस 3 मंथ का कम्युलेटिव रहेगा, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टर टू डेट, तो जिस क्वार्टर के लिए, जिस वो जो डेट है पर्टिकुलर, वो किस क्वार्टर में आती है, उस क्वार्टर के सारे मंथ का हम कम्युलेटिव लेते हैं। अगर मैं वाईटीडी की बात कर रहा हूँ, तो लेट्स से कि सेकंड क्वार्टर में भले ही हमें, तो वाईटीडी क्या रहेगा, 1 जनवरी से लेके उस क्वार्टर के एंड तक, या जिस डेट का तक आपको कैलकुलेशंस करना है, वो सारे मंथ्स का टोटल आएगा। दैट्स व्हाट इट इज शोइंग ओवर हियर। सी कि अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करूं, लेट्स से फॉर दिस जुलाई मंथ, अगर मैं जुलाई 2015 की बात करूं आपसे, तो जुलाई 2015 में वाईटीडी सेल कितना रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 मंथ्स का कम्युलेटिव रहेगा। लेकिन क्वार्टर टू डेट की बात करूं, तो जुलाई महीने का जो सेल रहेगा वही रहेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? जैसे क्यूटीडी है वैसे ही एमटीडी है। एमटीडी का सेल की वैल्यू कम्युलेटिव कैसी होगी, डे वाइज कम्युलेटिव होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे कम्युलेटिव करती चलेगी। मंथ एंड तक कम्युलेटिव होगा। अगेन 1 फरवरी से वो कम्युलेशन स्टार्ट होगा, एंड ऑफ द फरवरी। अगेन 1 मार्च से कम्युलेटिव स्टार्ट होगा, एंड ऑफ द मार्च। ऐसे कम्युलेटिव करता चलेगा वो व्हेन वी यूज टोटल एमटीडी फंक्शंस। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? 3 फंक्शंस। ओके, we quickly understand one more concept, one DAX function, then we'll stop. Okay, एक important functions आता है DAX में, कैलकुलेट फंक्शन। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जब भी सपोज आप नए डैक्स देखोगे, इवन यू सी सम डैक्स ऑनलाइन आल्सो, राइट, तो डैक्स में कभी कभी कैलकुलेट फंक्शन यूज किया जाता है। ये कैलकुलेट क्या करता है, ये हमें एबिलिटी देता है कि हम एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में कुछ फिल्ट्रेशन ऐड कर सके। फिल्ट्रेशन इन द सेंस कि लेट्स से दिस टोटल रेवेन्यू, ये जो टोटल रेवेन्यू का मेजर है, ये मेजर हमें आउटपुट क्या देता है, एक एक सिंगल स्केलर वैल्यू देता है, राइट। अगर मैंने इसको स्क्रीन पे ड्रैग किया, लेट्स कन्वर्ट दिस इन डैक्स विजुअल या कार्ड विजुअल, तो 31.32 मिलियन ये मुझे एक सेल देता है। ये सेल क्या है, जितनी मेरी लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट वट एवर कंट्रीज, लेट्स से 5 कंट्री में कंपनी का काम चलता है, 31.32 ये पांचों कंट्री का मिलके सेल है। समझ में आ रहा है? बट इफ मुझे क्या करना है, मुझे लेट्स से कनाडा कंट्री है, मुझे कनाडा कंट्री का ही सेल कैलकुलेट करना है। तो एक वे क्या है, मैं यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन दे दूं, लेट्स से इसी पेज के ऊपर एक स्लाइसर बनाया मैंने, और यहाँ पे हमारा जो टेरिटरी का जो टेबल है, से उसमें से जो कंट्री का कॉलम है, उस कंट्री के कॉलम को मैंने ड्रैग करके फील्ड में डाल दिया। तो बेसिकली वो मुझे क्या देगा, एक एबिलिटी देगा कि मैं यहाँ से फिल्टर करूँ। लेट्स से मुझे कनाडा का देखना है, तो मैं कनाडा पे क्लिक करूंगा, तो दिस इज माय कनाडा से। फ्रांस पे दिखाऊं, तो ये फ्रांस का दिखाएगा। बट ये अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मैं फिल्ट्रेशन से सिलेक्शन निकाल रहा हूँ, तो ये वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखा रहा है, मुझे कम्युलेटिव सेल दिखा रहा है टोटल। अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशन में मैं ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर दिया, तो ये जो सेल दिखा रहा है, ये दोनों का कंबाइन दिखा रहा है। मुझे इंडिविजुअली पता नहीं चल रहा है कि कनाडा का कितना है इसमें से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया मेजर बना सकता हूँ जो मुझे सिर्फ कनाडा का ही सेल दे। कैसे दे, लेट्स से ये टोटल रेवेन्यू का जो हमारा मेजर था, ये तो ओरिजिनल मेजर जो हमने कैलकुलेट किया था, मैं इसी मेजर के ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन लगाना चाहता हूँ। कैसे लगाएंगे फिल्ट्रेशन, सो लेट्स से मैं एक नया मेजर बना रहा हूँ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेल ओनली फॉर कनाडा कंट्री, या हो सकता है कि सेल ओनली फॉर कनाडा कंट्री एंड ईयर 2016, या लेट्स से कनाडा कंट्री 2016 के लिए कैटेगरी रहेगी बाइक। ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स, प्लेंटी ऑफ फिल्टर्स, उसमें कुछ आप लिमिट नहीं है, लिमिटलेस कितने भी फिल्टर्स आप लगा सकते हो। वो लगाने के लिए, एक्स्ट्रा फिल्टर लगाने के लिए मुझे कैलकुलेट फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से कि सेल फॉर कनाडा, ऐसा मेरा मेजर का नाम रहेगा, एंड आई कैन यूज लेट्स से कैलकुलेट, कैलकुलेट फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन कैलकुलेट।
कैलकुलेट फंक्शंस में मुझे एक्सप्रेशन पास करना होता है एंड देन आई पास अनलिमिटेड फिल्टर्स। तो एक्सप्रेशन रहेगा मेरा टोटल रेवेन्यू, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू इज माय एक्सप्रेशन। तुम टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करो लेकिन फिल्ट्रेशन ऐड करके। क्या फिल्टर रहेगा? टेरिटरी, डिम का, कंट्री इज इक्वल टू कनाडा। एक टेक्स्ट कॉलम है तो डबल इनवर्टेड कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे पास करूंगा कनाडा। ये मैंने फिल्ट्रेशन पास कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके आई हिट एंटर। और जो नया मेजर बन के आएगा मैं अभी स्क्रीन के ऊपर उसको ले रहा हूँ। सेल्स फॉर कनाडा को मैं यहाँ पे लिया, convert it in this. So this see, if I selected Australia and Canada, वो मुझे बता रहा है कि कनाडा 2.38 है। if I uncheck all, still it is showing me 2.38 for Canada। अगर मैंने यहाँ पे जर्मनी सेलेक्ट कर दिया, this total revenue showing me Germany but this is showing me for Canada। समझ में आ रहा है यूज केस? तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट किया, देखो ये टोटल रेवेन्यू टोटल जो 2.38 है ये मैच कर रहे हैं हमारे कनाडा के सेल के साथ। अंडरस्टैंड हो रहा है? कैलकुलेट फंक्शंस, तो मैं उस कैलकुलेट फंक्शंस में फिल्ट्रेशन ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स फॉर कनाडा में लेट्स से मुझे यहाँ पे फिल्ट्रेशन डालना है कि लेट्स से फॉर ओनली बाइक कैटेगरी, तो मैं कॉमा करके और फिल्टर डाल सकता हूँ। लेट्स से कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, जो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी डिम में जो कैटेगरी नेम है मेरी, वो मुझे क्या चाहिए? इक्वल टू लेट्स से बाइक, मैंने डाला बाइक। सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सेल दे रहा है वो बाइक के लिए कनाडा, ये ब्लैंक दिखा रहा है कुछ, राइट? सो लेट्स से मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया, मे बी कनाडा का सेल ब्लैंक होगा, या जो हमने इनपुट पास किया बाइक, हो सकता है वो बाइक्स हो, राइट? तो कैटेगरी में एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि कैटेगरी नेम क्या है। तो दिस इज आल्सो केस सेंसिटिव, आपको वो क्रॉस चेक करना पड़ता है और सेम ही वैल्यूज पास है। जैसे यहाँ पे बाइक से एस लगा हुआ है, हमने जो फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है वो बाइक के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ब्लैंक कि बाइक के लिए कोई सेल नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे एस लगाता हूँ, बाइक्स, सी 2.19 मिलियन कुछ वैल्यू दिया है इसने। सो फिल्ट्रेशन लगाते समय भी हमें ये चीज हमेशा याद रखनी रहेगी कि जो वैल्यू हम यूज करने वाले हैं, जैसे कि कैटेगरी नेम की, जैसे हमने बाइक ही पास किया था पर एक्चुअली वर्ड क्या था? बाइक्स था। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम स्पेसिफिक वर्ड ही वहां पे यूज करें। और हमेशा ये माइंड में रखो कि जैसे वहां पे दिया हुआ है, जैसे बी कैपिटल है, राइट, आप स्मॉल बी करके पास मत करो, एग्जैक्ट वर्ड ही पास करो। ठीक है, अगेन सिर्फ टेक्स्ट जो रहेंगे उनको मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालने की जरूरत है। जैसे कि मैं कोई ईयर का फिल्ट्रेशन डालने वाला हूँ, ईयर इज द होल नंबर, राइट, 2016 का फिल्ट्रेशन डालने वाला, तो मुझे 2016 डबल इन्वर्टेड कॉल में डालने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली डाल सकता हूँ कि 2016 नंबर जैसे पुट करते हैं वैसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट से मुझे ईयर 2016 के लिए ही बस सेल चाहिए, तो मैं कैलेंडर डिम का जो ईयर का कॉलम है उसको रेफरेंस लूंगा, ईयर इज इक्वल टू सिंपली मैं 2016 ऐसे ही डालूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। जब मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ, डबल कोट किस लिए? ओनली फॉर द टेक्स्ट। Okay, so this is for 38.31, this is only for bike category 2016 year and Canada country। this sale showing you, sometimes हमें जो ये कार्ड विजुअल्स होते हैं ना वो हम यूज करते हैं रिपोर्ट्स में एज ए केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, राइट? जब भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो केपीआईज उसमें एक मेन रोल प्ले करते हैं। मेन रोल क्या प्ले करते हैं? लेट्स से कि मैं कंपनी का सीईओ, ठीक है, तो जब रिपोर्ट्स मेरे सामने आ गया, कोई भी डेवलपर रिपोर्ट्स बनाता है
तो मेरा पहला फोकस रहेगा कि केपीआईज क्या है। मैं क्या फोकस करूंगा, हाँ मेरा सेल कितना है, टोटल सेल कितना है, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, राइट। ये 3 केपीआईज मैं सामने देखूंगा तो उससे मुझे एक आइडिया आ जाता है कि मेरी जो कंपनी है वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, राइट। हाँ, इंडिविजुअली जो रिपोर्ट्स में बाकी के विजुअल्स है जो आपको ईयरली डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं सेल्स का, आप मल्टीपल फंक्शन यूज करते हो, उसमें आपने स्लाइसर दे रखा है कि 2015 सेलेक्ट कर सकते हो, 16 सेलेक्ट कर सकते हो, वट एवर। 2000 2000 फॉर व्हाट, किसके लिए रहेगा, मुझे अगर डीप एनालिसिस करना है, लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर या मेरा करंट मंथ में मेरा सेल की जो वैल्यूज है, लेट्स से आपने एक केपीआई बनाया हुआ है जिसमें आपने बोला हुआ है कि लेट्स से कि मेरा पिछले मंथ का जितना सेल है वो मेरा टारगेट रहेगा इस मंथ के लिए, उससे मुझे ज्यादा करना है, राइट। जैसे लेट्स से कि सितंबर चल रहा है, अगस्त महीने का सेल जितना आपने किया था वो आपका टारगेट हो गया सितंबर मंथ के लिए, राइट। तो सितंबर मंथ का 21 तारीख तक का मेरा सेल कितना हुआ है टारगेट को अचीव करने के लिए, वो प्रोग्रेस मुझे केपीआई शो करता है। मुझे और अचीव करने के लिए मेरा कितना बाकी है, तो उस अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजीज में अभी डेवलप कर सकता हूँ एज अ मैनेजर, एज अ लीडर। मैं कंपनी को बोल सकता हूँ कि अभी टारगेट मेरा इतना बाकी है, तो आपका आप हर एक डिपार्टमेंट्स के एचओडीज को बोल सकते हो कि आप एम्प्लॉइज को बोलो कि हमें ये टारगेट इतने दिन में अचीव करना है। आप प्लान बना सकते हो, राइट। कि अगर लेट से कि मुझे 50% ही मैंने अचीव कर दिया है और मंथ खत्म होने के लिए 9 डेज ही बाकी है, तो मैं वहां पे एनालिसिस भी कर सकता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो स्लो क्यों हो रहा है, 21 डेज में इतना स्लो प्रोडक्शन क्यों हुआ कि टारगेट मेरा 50% ही अचीव हो सका है। तो ये सारी चीजें हेल्प आउट करती है आपको फॉर लीडर्स और मैनेजमेंट की वो एक डिसीजन ले सके, राइट। तो केपीआईज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके ऊपर पहले फोकस किया जाता है, एंड देन फॉर डीप एनालिसिस पर्पस आपके बाकी के विजुअल्स यूज किए जाते हैं कि जनवरी में कितना था, फरवरी में कितना था, डिटेल एनालिसिस के लिए, राइट। सो केपीआईज पहले दिखते हैं, सो दोज कार्ड विजुअल्स वी यूज एज अ केपीआई विजुअल्स, ठीक है, फाइन। सो वी आर टेकिंग टुमारो ऑल्सो, बट टुमारो का टाइमिंग मॉर्निंग चलेगा तुम लोग को, और तुम लोग ऑफलाइन आओगे या ऑनलाइन आओगे, ऑफलाइन आओगे, सर कितने बजे? 10 बजे, 10 बजे नहीं आओगे तो कितने बजे आओगे।